नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो या आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी लोगों को स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रम विज्ञान के बारे में बताएंगे कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी होता कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी सब्जेक्ट क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसका रिलेशन किससे है, हम इसमें कौन कौन टॉपिक पढ़ते हैं और जब हम इसे अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते हैं तो उन कक्षाओं में हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी सब्जेक्ट में या स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर या यूनिट में क्या क्या पढ़ते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम आप लोगों को पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताएंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसका रिलेशन किससे है और हम इसमें क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। यदि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, स्पेक्ट्रम धन स्कोपी। इसे हम हिंदी में स्पेक्ट्रमिकी या स्पेक्ट्रमिति भी कहते हैं और हिंदी में ये दो शब्द और ये हिंदी में स्पेक्ट्रम धन इकी दो शब्दों से मिलकर बना है और स्पेक्ट्रम साइंस भी इसी प्रकार दो शब्दों से मिलकर बना है, स्पेक्ट्रम धन साइंस। तो इन दोनों में ही एक वर्ड आ रहा है स्पेक्ट्रम, फिर चाहे उसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं या फिर हम इसे स्पेक्ट्रम साइंस भी कहते हैं। तो इसका अर्थ जानने के लिए पहले हमें स्पेक्ट्रम के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे हम जानते हैं कि हम स्पेक्ट्रम को हिंदी में वर्णक्रम कहते हैं, अर्थात वर्ण रंगों का एक निश्चित क्रम। इस शब्द की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई? तो जब न्यूटन ने सबसे पहली बार बताया कि जो श्वेत प्रकाश होता है, जो हमें मुख्य रूप से जो हमारे स्रोत हैं, अधिकांशतः हमें स्रोतों से श्वेत प्रकाश ही प्राप्त होता है। ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, अर्थात इसमें इसके 7 अवयवी रंग उपस्थित होते हैं और इसमें हर एक रंग की अलग अलग विकिरण पाई जाती है, अर्थात श्वेत प्रकाश 7 विकरणों से मिलकर बना होता है और उन्हीं रंगों के क्रम को वर्णक्रम बोला गया और तभी से वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम शब्द की शुरुआत होती है। इसके अलावा हम किसी भी चीज में वर्णक्रम बोल सकते हैं, वर्णों के क्रम को वर्णक्रम कह सकते हैं, लेकिन मेन चीज जब इसमें वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम शब्द का यूज हम श्वेत प्रकाश का जो श्वेत प्रकाश में 7 रंग प्राप्त होते हैं उनके क्रम के लिए अधिकांशतः हम वर्णक्रम का यूज करते हैं तथा श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों या फिर अपनी अवयवी विकरणों में बढ़ जाने की घटना क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हो गया? वर्णों का एक निश्चित क्रम जिसे हम वर्णक्रम बोलते हैं। यदि हम स्पेक्ट्रम साइंस की बात करें, ये शब्द स्पेक्ट्रोस्कोपी से ज्यादा व्यापक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रम साइंस का ही एक भाग या पार्ट बोल दिया जाए तो स्पेक्ट्रम साइंस क्या हो जाएगी? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं या स्पेक्ट्रम से संबंधित अन्य तत्वों को पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम के अध्ययन करने की विधियां पढ़ते हैं और स्पेक्ट्रम से रिलेटेड चीजों का अध्ययन करते हैं, उसे हम स्पेक्ट्रम साइंस बोलते हैं। और शुरुआत में स्पेक्ट्रम जो था उसमें उसका जो क्षेत्र था वो ज़्यादा नहीं था, मतलब ज़्यादा व्यापक नहीं था, तो हम इसे विज्ञान या रसायन विज्ञान में फिजिकल भौतिक रसायन विज्ञान में ही पढ़ते थे। लेकिन जब इसका क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ता गया तो इसे विज्ञान की एक नई शाखा के रूप में ही बना दिया गया जिसे हम स्पेक्ट्रम विज्ञान कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम विज्ञान में ही हम स्पेक्ट्रोस्कोपी शब्द का यूज करते हैं। इसके
अलावा हम यदि आगे बढ़े इसमें तो हम तथा हम छोटी क्लासों में जैसे छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं में श्वेत प्रकाश के ही स्पेक्ट्रम का अध्ययन करते हैं। और श्वेत प्रकाश के में जो स्पेक्ट्रम बनने घटना होती है वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। अर्थात हमारा जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्षेत्र होता है वो हमारा श्वेत प्रकाश पर ही डिपेंड होता है। और 11वीं 12वीं में ही हम श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम से रिलेटेड और भी चीजें पढ़ते हैं और इसके फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी करते हैं। तथा जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो बीएससी में हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में सबसे पहले कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है और स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम श्वेत प्रकाश के अलावा और क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, वहां हमें इसकी शुरुआत बीएससी में होती है। वहां हमें इसके बारे में बहुत सी चीजें पढ़ने को मिलती हैं। तथा फिर जब हम केमिस्ट्री से एमएससी करते हैं तो वहां पे स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में है और इसके 4 सेम बीएससी एमएससी, फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, चारों सेमों में ही स्पेक्ट्रोस्कोपी सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है। और इस हर सब्जेक्ट में इसका जो सिलेबस है तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी जितने प्रकार की होती है उन सब प्रकार को मतलब उन्हें सभी को अलग अलग सेम में व्यवस्थित करके पढ़ाया गया है। कि वो सबसे पहली बार न्यूटन ने श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था। उन्होंने एक प्रयोग में देखा कि जब एक कमरे के छिद्र से प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो वहां पे विभिन्न प्रकार के रंग दिखाई दे रहे हैं। जब उन्होंने और आगे अध्ययन किया तो अध्ययन के दौरान ये पाया और ये स्पष्ट किया कि श्वेत प्रकाश जो होता है वो एक प्रकाश किरण नहीं बल्कि वो अपनी ऐसी अवसाद अवयवी प्रकाश किरणों से मिलकर बना होता है। तो इनमें सबसे ऊपर लाल रंग होता है, फिर नारंगी, इसके बाद पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर जामुनी, फिर जामुनी और सबसे नीचे बैंगनी रंग प्राप्त होता है। और इनके क्षेत्र को लाल से लेकर बैंगनी तक किरणों के क्षेत्र को दृश्य क्षेत्र कहते हैं। अर्थात यदि हम इनकी फ्रीक्वेंसी या एनर्जी की बात करें तो इनकी एनर्जी लाल से नीले की ओर क्या होगी, बढ़ेगी। अर्थात ये जो एनर्जी होगी वो लाल से बैंगनी की ओर बढ़ेगी। और जो इनकी हम वेवलेंथ देखें और इंटेंसिटी वो क्या होगी, बैंगनी से लाल की ओर बढ़ेगी। अर्थात यदि हम लाल से बैंगनी की ओर आते हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बढ़ती जाती है। आवृत्ति बढ़ने से ऊर्जा बढ़ती है और ऊर्जा जो होती वो तरंगों की संख्या नंबर ऑफ वेव्स के समानुपाती होती है, जिससे तरंगों की संख्या ही बढ़ती है और तरंग का वेग भी बढ़ता है। तथा आवृत्ति और वेवलेंथ क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। यदि इनकी आवृत्ति बढ़ेगी तो इनकी वेवलेंथ कम होगी, जिससे वेवलेंथ क्या होती है, ऊपर से नीचे की ओर आने पर कम होती है और बैंगनी से लाल की ओर बढ़ती है। तथा जो वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य होती है वो इनकी इंटेंसिटी तीव्रता के समानुपाती होती है, जिससे वेवलेंथ बढ़ने पर इनकी तीव्रता भी बढ़ती जाती है। ये सब तरंगों के गुण होते हैं जो भी हमने बताए। तथा इन गुणों को हम अलग से किसी लेक्चर में डिफाइन कर देंगे, जहां आपको अलग से घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी, कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिफाइन करेंगे। आज हम इस लेक्चर में पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेस बता रहे हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरुआत कहाँ से हुई और इस पूरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कितने प्रकार की और कौन कौन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं और इसका जो बेसिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी में उनमें कौन कौन टॉपिक हम या फिर जो बेसिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो क्या होती हैं।
हम ये सब आज के लेक्चर बताएंगे। तो जो इसकी संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हें हम अलग से लेक्चर में डिफाइन करेंगे। और ये चीज हो गया तथा इनके बारे में जो दृश्य प्रकाश की ये वर्णक्रम है न्यूटन ने बताया था। न्यूटन ने इसके साथ साथ एक चीज और बताई कि जब न्यूटन एक बार दृश्य प्रकाश या इससे संबंधित स्पेक्ट्रम में प्रयोग कर रहे थे कि जब न्यूटन एक बार दृश्य प्रकाश या इससे संबंधित स्पेक्ट्रम में प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जब वो प्रयोग कर रहे थे तो प्रकाश स्रोत से दृश्य प्रकाश प्राप्त करके तो पास में एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी थी और वो फोटोग्राफिक प्लेट धीरे धीरे काली पड़ना चालू हो गई। और जब उन्होंने इस ओर ध्यान दिया तो उनने इसका कारण निकाला कि आखिर फोटोग्राफिक प्लेट अपने आप कैसे काली पड़ गई। और बाद में जब देखा तो उन्होंने ये पाया कि निश्चित ही जो प्रकाश स्रोत रखा है इस प्रकाश स्रोत से ही ऐसी कुछ किरणें निकल रही हैं जो इस फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर रही हैं। और बाद में और अध्ययन करने के पश्चात न्यूटन ने ये बताया कि जो हम लाल दृश्य विकिरणें पढ़ते हैं और जिसमें सबसे कम ऊर्जा लाल रंग की होती है और सबसे अधिक बैंगनी रंग की होती है, तो लाल रंग के ऊपर अर्थात इससे भी कम ऊर्जा कम फ्रीक्वेंसी वाली तरंगे उपस्थित हैं और इन तरंगों को वो तरंगे हमें दिखाई नहीं देती अर्थात वो तरंगे अदृश्य तरंगे होती हैं। इसी प्रकार बैंगनी रंग के और नीचे इससे भी अधिक फ्रीक्वेंसी और ऊर्जा की तरंगें होती हैं और वो भी हमें दिखाई नहीं देती और वो भी अदृश्य तरंगें होती हैं। अर्थात बैंगनी रंग के ऊपर की ओर लाल रंग की ऊपर की ओर और बैंगनी रंग के नीचे भी और तरंगे विद्यमान होती हैं जो दिखाई नहीं देती, उन्हें अदृश्य तरंगे मतलब वो अदृश्य तरंगे होती हैं और उनके क्षेत्र को अदृश्य क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद जब न्यूटन ने ये चीज बताई तो अन्य वैज्ञानिकों ने भी इस पर प्रयोग किए, क्या न्यूटन जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं। यहाँ से वैज्ञानिकों को अध्ययन करने का एक क्षेत्र मिला। फिर इसके बाद वैज्ञानिकों ने यहाँ पर इसका मतलब और आगे इसमें अध्ययन करके उन किरणों के बारे में बताया और यही बताया कि हाँ वो किरणें मतलब लाल रंग के ऊपर की ओर यदि उससे भी लाल रंग की विकिरण से भी कम ऊर्जा और आवृत्ति की किरणें उपस्थित हैं और उन किरणों के वो किरणें कौन कौन होती हैं वो भी मतलब आगे उनकी धीरे धीरे खोज हुई। बैंगनी रंग के पश्चात भी इससे अधिक ऊर्जा की विकिरणें उपस्थित हैं और उनकी भी बाद में धीरे धीरे खोज हुई। तथा इसके पश्चात न्यूटन ने इन किरणों को जो दिखाई नहीं देती हैं लेकिन इनके गुणों का अध्ययन किया। अर्थात इन किरणों की खोज न्यूटन ने नहीं की बल्कि आगे और अन्य वैज्ञानिकों ने इनकी खोज की, लेकिन न्यूटन ने इन्हें बताया कि आदर्श विकिरणें होती हैं और इन किरणों को विद्युत चुंबकीय विकिरण नाम दिया अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि न्यूटन ने जब इनके गुणों का अध्ययन किया या इनके गुणों को ये चूंकि अदृश्य होती है दिखाई नहीं देती तो इनके जो गुण होते हैं गुणों के द्वारा इनकी पहचान या फिर अध्ययन करने की कोशिश की तो ये पाया कि इनके जो गुण होते हैं वो विद्युत चुम्बकीय विकिरण के समान होते हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरण के बारे में मैक्सवेल ने बताया था। वैज्ञानिक मैक्सवेल ने बताया कि जब हम चुम्बकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र को एक साथ दोलन कराते हैं तो जिन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र अध्यारोपित होते हैं अर्थात एक दूसरे को स्पर्श करते हैं उन बिंदुओं पर कुछ नई विकिरणें निकलती हैं या उत्पन्न होती हैं। इन विकिरणों पर जो ये विकिरणें होती हैं इनके गुण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के समान होते हैं तथा इन पर ना ही विद्युत क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है और ना ही चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है।
क्योंकि ये विकर्णें दोनों क्षेत्रों से मिलकर बनी होती हैं, तो मैक्सवेल ने इन्हें विद्युत चुंबकीय विकिरण नाम दिया। और चूंकि जब न्यूटन ने उनके गुणों का अध्ययन करने पर यह पाया कि इनके गुण उन विद्युत चुंबकीय विकिरण के समान होते हैं, तो न्यूटन ने इन विकिरणों को विद्युत चुंबकीय विकिरण माना। अब इसके बाद जो ऊपर यहाँ पे इनकी आगे जो विकर्णें होती हैं, जो क्षेत्र होती हैं, यदि हम उन्हें देखें कौन कौन है, तो हम पूरा एक सीक्वेंस मिल जाएगा कि कितने प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकर्णों को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रम साइंस में पढ़ते हैं, और उनके कारण हमें अलग अलग प्रकार के स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। तो इनमें सबसे ऊपर जो विकिरण है जिसकी प्रेजेंट में खोज की गई है, जो प्रेजेंट में ज्ञात है, तो वो है सबसे पहली विकिरण जिसकी ऊर्जा सबसे कम और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स, इसके बाद माइक्रो तरंगे, फिर इंफ्रारेड वेव्स, फिर इंफ्रारेड के बाद विजुअल वेव्स, विजुअल के बाद अगली होगी पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट, फिर गामा किरणें, नहीं अल्ट्रावायलेट का एक्स रे, एक्स किरणें, गामा किरणें, कॉस्मिक किरणें। तो ये है विजुअल क्षेत्र, ये हुआ हमारा विजुअल क्षेत्र। और जो ये विजुअल क्षेत्र है, विजुअल क्षेत्र या विजुअल वेव्स। और जो विजुअल क्षेत्र होते हैं, यही विजुअल क्षेत्र जो भी देखा अपन ने, तो यही 7 रंगों में बटा होता है। वो 7 कौन कौन होते हैं?
तो ये 7 रंग जो होती सब, और विजुअल क्षेत्र में भी हमें जो वो 7 रंग वर्णक्रम के प्राप्त होते हैं, तो उनमें सबसे पहले ऊपर लाल और नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। फिर इसके बाद हमें क्या मिलता है, अल्ट्रावायलेट वेव, पराबैंगनी किरणें। अल्ट्रावायलेट की वेव एक्स रे, गामा रे और कॉस्मिक किरणें। अल्ट्रावायलेट वेव, एक्स किरणें, गामा किरणें और कॉस्मिक किरणें। तो ये पूरे विविध क्षेत्र हो गए, और दृश्य क्षेत्र की हमने विकरणें भी लिख दी, जो जो मतलब दृश्य क्षेत्र में पाई जाती हैं। फिर इनकी यदि हम आवृत्ति की बात करें, जो इनकी फ्रिक्वेंसी होती है और जो इनकी वेवलेंथ होती है ना, इनकी भी हम फ्रिक्वेंसी और क्या देखें, यदि हम इनकी वेवलेंथ देखें कि इनमें क्या क्रम होता है फ्रिक्वेंसी और इनकी वेवलेंथ का, तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, तो फ्रिक्वेंसी लगातार बढ़ती जाती है। तो जो रेडियो तरंगों की फ्रिक्वेंसी होती है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 से 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10, है ना। ये क्या होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 से 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। अब ये लगातार जब बढ़ती जाएगी तो इसकी होती है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 की पावर 6 से 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। फिर यही रहेगा, फिर 10 की पावर 10 से 10 की पावर 12 हो जाएगी माइक्रो की, यानी सूक्ष्म तरंगों की। आवृत्ति की 10 की पावर 12 से 10 की पावर 14 हो जाएगी। फिर दृश्य की 10 की पावर 14 से 10 की पावर 16 हो जाएगी। फिर अल्ट्रावायलेट की 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16, 3 मल्टीप्लाई सब में रहेगा। फिर 10 की पावर ही चेंज होगी, तो 10 की पावर 16 से 10 की पावर 18 हो जाएगी। नहीं जो, लेकिन विजुअल में थोड़ा चेंज होगा। विजुअल की जो होगी वो होगी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14, है ना, यानी 6 से 10, 10 से 12, 12 से 14। तो इसकी होगी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 से 7.9 10 की पावर 14, ये फ्रिक्वेंसी होगी विजुअल की। और इसकी बस चेंज होती है, जो अल्ट्रावायलेट की होगी 7.9 में 10 की पावर 14 से 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16, सब में 3 मल्टीप्लाई रहेगा। केवल विजुअल और अल्ट्रावायलेट में विजुअल की जो हो जाती है वो 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई 10 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 से वो 7.9 मल्टीप्लाई और 10 की पावर वही रहती है। ये इसमें विजुअल में चेंज हो जाता है। जब अल्ट्रावायलेट में आएंगे तो वो 7.9 से 10 की पावर 14 से कहाँ तक पहुंच जाएगा, वो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 तक। मतलब सब में 3 मल्टीप्लाई रहेगा। और ये जब बढ़ेगी तो यहाँ बस 6 से 10 है, फिर दो दो के 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, बस बीच में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होना इनमें। फिर यहाँ पे इनकी जब आ जाएगी तो यही हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 से 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18। इसकी 18 से सीधी 28 हो जाएगी। इसकी गामा किरणों की मतलब बहुत ज्यादा होगी 18 से 28, और कॉस्मिक किरणों की 28 से लेकर कहाँ तक है, इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक हो जाएगी। अब इनकी ये तो वही, तो लगातार इनकी क्या हो रही, आवृत्ति बढ़ रही है। तो इस प्रकार इनकी जो आवृत्ति है वो लगातार बढ़ती जाएगी। और तथा हम जानते हैं कि लाल से बैंगनी की ओर जाने पर ऊर्जा बढ़ती है,
क्योंकि बैगनी के बाद जो पराबैंगनी किरणें है नाम दिया गया है, तो बैगनी के बाद आने वाली किरणों क्या बोलते हैं, पराबैंगनी, अर्थात जो बैगनी के बाद आती हैं। तो हम क्या जानते हैं, पराबैंगनी किरणों की ऊर्जा आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती हैं। तो इन्हें आसानी से कैसे याद कर लेंगे, पराबैंगनी की ऊर्जा ज्यादा होती है, तो यदि हमें ये सीक्वेंस याद हो जाए तो यदि हम इनका ये सीक्वेंस याद कर लें, तो जब इनकी ऊर्जा लगातार बढ़ती जाती है तो हम ये आसानी से दे सकते हैं, यदि ये हम आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि ऊर्जा बढ़ेगी घटेगी, क्योंकि पराबैंगनी किरणें ऊपर की ओर प्राप्त होती हैं, जिनकी ऊर्जा दृश्य से अवरक्त से अधिक होती है, अर्थात रेडियो से कॉस्मिक किरणों की ओर जाने पर इनकी ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ताकि हमें कभी डाउट हो जाए कि ऊर्जा वेवलेंथ किस ओर बढ़ेगी किस ओर कम होगी, तो हम उसे आसानी से क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि पराबैंगनी किरणें ज्यादा ऊर्जा वाली होती हैं, इसीलिए वो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती हैं। जब पराबैंगनी किरणें 10 किरणों से ऊपर का क्षेत्र होता है, अर्थात जब ऊंचाई की ओर जाते हैं तो पराबैंगनी किरण उपस्थित होती हैं, तो पराबैंगनी किरणों के नीचे की ओर ऊर्जा कम होगी और ऊपर की ओर ऊर्जा अधिक होगी, तथा ऊर्जा अधिक है तो फ्रीक्वेंसी अधिक है, यदि हमें ये रिलेशन सब पता है। और फ्रीक्वेंसी अधिक होने पर वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो इनकी वेवलेंथ क्या होगी, इनकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, कम होती जाती है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेडियो तरंगों की, और जो रेडियो तरंगों की वेवलेंथ होती है वो 3 के मल्टीप्लाई में चलती है। और जो इनकी वेवलेंथ होती है वो भी 3 के मल्टीप्लाई में शुरू में चलती है, तो ये होती है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 से 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 होती है। ये किसकी होती है, 10 की पावर 10 होती है। ये किसकी होती है, रेडियो की होती है। अब जब घटना प्रारंभ होगी तो 3 मल्टीप्लाई रहेगा, और जो माइक्रो की हो जाएगी वो हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 से 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 हो जाएगी। फिर इसके बाद जो इंफ्रारेड की होती है ये हो जाएगी इसकी 10 से 6, इसकी हो जाएगी 8000, जो आवृत्ति वो हर्ट्ज में निकाली गई है ना इसकी यूनिट, और जो इसकी वेवलेंथ वो एंगस्ट्रॉम में निकाली गई है। फिर इसकी 8000 से 4000 दृश्य की, अल्ट्रावायलेट की 4000 से 150, और इसकी 150 से 0.1, गामा की 0.1 से 0.01, और लास्ट में इसकी 0.01 से 0.0001 तक हो जाती है। तो इस प्रकार इनकी जो तरंग दैर्ध्य है वो लगातार कम होगी। तथा इनकी खोज की बात करें तो जो रेडियो तरंगे हैं इनकी जो खोज की थी, तो रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी ने की, अर्थात जब न्यूटन ने इतना बताया और इसके बाद जब वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र की ओर अध्ययन किया, तो अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने जब अलग अलग प्रकार की तरंगे या क्षेत्रों के बारे में बताया, तो रेडियो तरंगों इनकी खोज अलग अलग साइंटिस्टों ने की है। जैसे रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी ने की है, सूक्ष्म तरंगों की खोज हर्ट्ज ने की है, इंफ्रारेड तरंगों की खोज हर्सेल ने की है, दृश्य तरंगे हम जानते ही हैं इनकी खोज न्यूटन ने की है, अल्ट्रावायलेट तरंगे पराबैंगनी जो बैगनी के बाद आती हैं इनकी तरंग रिटर ने की है, वैज्ञानिक रिटर ने की है ना, वैज्ञानिक रिटर ने की है। एक्स किरणें इनकी खोज रॉटजन ने की है, और गामा किरणों की खोज बेकुलर ने की है, और कॉस्मिक किरणों की खोज विक्टर हेस ने की है। तो अलग अलग साइंटिस्टों ने उनकी अलग अलग खोज की है। इन सारे विकरणों का उपयोग हम अलग अलग कार्यों में करते हैं।
तथा यदि स्पेक्ट्रम की बात करें तो जब हम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी सब्सटेंस पदार्थ में डालते हैं और यदि वो पदार्थ का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात पदार्थ भी अनेक प्रकार के होते हैं, कुछ पदार्थों का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है और कुछ का स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होता। इसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं। यदि कोई पदार्थ इन कंडीशनों का पालन करेगा तो उसका स्पेक्ट्रम या कोई भी स्पेक्ट्रम ले, घूर्णन, माइक्रो, यदि वो उन शर्तों का पालन करता है तो उसका कोई भी या फिर वो उस जिस शर्त का पालन करेगा उससे रिलेटेड स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, और यदि नहीं करता तो उसका स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होता। कोई पदार्थ ऐसा होता है कि कोई विशेष प्रकार का स्पेक्ट्रम देता है, किसी पदार्थ से एक से अधिक प्रकार के स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे कोई भी स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होता। जब कोई एक ऐसा पदार्थ जिससे स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, यदि हम उन पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डालते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। जैसे हम रेडियो तरंगों की बात करें तो हम वेवलेंथ और जो फ्रिक्वेंसी है इनका वैल्यू को मिटा दें तो फिर हम देखें इनसे कौन कौन से हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, तो आप इन वैल्यू को नोट भी कर सकते हो और जो हम इनसे अब स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होते हैं उन्हें भी नोट कर सकते हो कि हमें इनसे कौन कौन प्रकार के स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। तो हम जब रेडियो तरंगों से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है तो हमें इससे NMR या प्रोटॉन H प्लस PMR स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसे हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेसोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर प्रोटॉन मैग्नेटिक रेसोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अर्थात हमें इसे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेसोनेंस स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, और इसकी जो तकनीक होती है या इससे संबंधित जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो क्या कहलाती है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेसोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। इसके अलावा यदि हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक जो रेसोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो इससे हमें NMR ही प्राप्त होता है, और कुछ कंडीशन में यदि एक मतलब इसकी कंडीशन में थोड़ा चेंज कर दें तो हम इससे NQR स्पेक्ट्रम भी प्राप्त होता है। NQR स्पेक्ट्रम क्या है? न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल रेसोनेंस स्पेक्ट्रम, और इससे संबंधित स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कहलाएगी? न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल रेसोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, नाभिकीय चतुर्ध्रुवी अनुनाद स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये हो गया। जब हम माइक्रो तरंगों, सूक्ष्म तरंगों को पदार्थ में डालते हैं तो इससे हमें प्राप्त होती है रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्राप्त होता है, अर्थात हमें इससे घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, और घूर्णन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्योंकि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी सूक्ष्म तरंगों से प्राप्त होती तो हम इसे माइक्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, है ना, या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम इसे कहते हैं। अवरक्त किरणों से क्या प्राप्त होती है? तो जब अवरक्त किरणें डालते हैं तो ये किसी पदार्थ में कंपन उत्पन्न कर देते हैं, तो हमें इससे कंपन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, और इससे संबंधित स्पेक्ट्रोस्कोपी वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। और चूंकि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी अवरक्त किरणों से प्राप्त होती है तो हम इसे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। अब विजुअल दृश्य तरंगे, तो जो दृश्य तरंगे होती हैं तो दृश्य तरंगों से हमें जब डालते हैं किसी पदार्थ में तो उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन उत्पन्न कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो जब हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है तो हमें इससे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, लेकिन हम इससे प्राप्त स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल देते हैं, है ना। हमें मतलब जो भी स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण प्राप्त होता है, तो हम इसे क्या बोल देते हैं?
ES यानी मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल देते हैं। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विजुअल क्षेत्र में पाए जाते हैं, कुछ अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जब इससे भी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं तो हम इसे बोल देंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इससे प्राप्त स्पेक्ट्रोस्कोपी को, और इससे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसे भी हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, और इससे रिलेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमें अल्ट्रावायलेट रीजन में प्राप्त होते हैं, कुछ विजुअल रीजन में प्राप्त होते हैं। तो कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को, इन दोनों को एक साथ क्या बोल देते हैं, इन्हें बोल देते हैं विजुअल दृश्य एंड अल्ट्रावायलेट परावैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक साथ इन्हें टोटल इन्हें बोल दिया जाता है दृश्य और परावैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि ट्रांजिशन कुछ इसके दृश्य किरणों के कारण प्राप्त होते हैं और कुछ जो ज्यादा हाई ऊर्जा के होते हैं वो हमें परावैंगनी किरणों के कारण प्राप्त होते हैं। तथा जो परावैंगनी किरणें हैं तो परावैंगनी किरणों में ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। परावैंगनी किरणों में ऊर्जा ज्यादा होने के कारण ये क्या करते हैं, पदार्थ में और भी कई परिवर्तन कर देते हैं। या फिर बोला जाए परावैंगनी जो क्षेत्र है तो परावैंगनी क्षेत्र में जो क्रियात्मक समूह होते हैं तो क्रियात्मक समूह इस क्षेत्र में एक निश्चित फ्रीक्वेंसी, एक निश्चित आवृत्ति का अवशोषण करते हैं। अर्थात जो क्रियात्मक समूह जैसे OH, CO, CN ये सब क्रियात्मक समूह परावैंगनी क्षेत्र पर एक विशिष्ट मतलब सबकी अलग अलग अवशोषण आवृत्ति होती है, और इस अवशोषण आवृत्ति के द्वारा हम इन्हें की क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। अर्थात हम क्या कर सकते हैं, जो विभिन्न क्रियात्मक समूह हैं तो एक इनके लिए जो तरंगदैर्घ्य का जो अवशोषण करेंगे तो तरंगदैर्घ्य का अवशोषण करने पर सबके लिए लैम्डा मैक्सिमम कि वो कितनी तरंगदैर्घ्य का अवशोषण कर सकते हैं हर क्रियात्मक समूह के लिए अलग अलग होती है। तथा इसके अलावा जो माइक्रोवेव्स सूक्ष्म तरंगे हैं इनसे एक स्पेक्ट्रोस्कोपी और प्राप्त होती है, इसे बोलते हैं हम ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेसोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। जिस प्रकार NMR होता है उसी प्रकार ESR प्राप्त होता है ना। NMR जब स्पेक्ट्रोस्कोपी की खोज हुई या इसके बारे में अध्ययन किया गया तो उससे रिलेटेड ESR मतलब इलेक्ट्रॉन स्पिन रेसोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की भी खोज हुई, और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें सूक्ष्म तरंगों डालने पर प्राप्त होती है। तथा अवरक्त किरणों के कारण एक महत्वपूर्ण स्पेक्ट्रोस्कोपी और प्राप्त हो जिसे हम बोलते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। इसके कारण हमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी प्राप्त होती है। तो ये इतनी प्रकार की स्पेक्ट्रम जो हमें विद्युत चुंबकीय विकिरणों और पदार्थों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण प्राप्त होते हैं। तो ये जो हम पहले एक ही प्रकार का स्पेक्ट्रम पढ़ते थे 10 किरणों का, तो अब उसके अलावा इनसे तो केवल एक ही प्रकार का प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे तो एक विकिरण से एक से अधिक प्रकार के स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहे हैं। यही नहीं, इसके अलावा एक वैज्ञानिक मोसबियर थे जिन्होंने मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताया। यदि हम पदार्थ के द्रव्यमान उस पर विकिरण न डालें और केवल द्रव्यमान के द्वारा ही हम उसके गुणों का अध्ययन करें तो उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में ही एक महत्वपूर्ण स्पेक्ट्रोस्कोपी और होती है और जिसे अलग से अध्ययन करते हैं, हम बोलते हैं 13C NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अर्थात कार्बन यदि नाभिक ले लें तो कार्बन जो होता है वो अपने उसका परमाणु भार 3 रूप में पाया जाता है, C12, C13, C14। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है जो न्यूक्लियर शो करते हैं तो कार्बन में केवल C13 ही NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी देता है, C12 और C14 नहीं देते। तो यहाँ पर C13 बस जब देता है तो इसका अध्ययन मतलब ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि C13 बस जब देता है तो इसके स्पेक्ट्रम का अलग से अध्ययन किया गया, जिसे हम पढ़ते हैं जिसे हम अलग से पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये लगभग ये हुई। इसके अलावा मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिन्हें हम MSc में पढ़ते हैं।
यदि हम शुरुआत करें तो हमें यहीं से देखनी चाहिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। लेकिन इसका जो बेस होता है, इसका बेस होता है माइक्रो के कारण, इंफ्रारेड के कारण, विजुअल के कारण और जो अल्ट्रावायलेट के कारण प्राप्त होती हैं। इन सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इक्वलिटी समानता यही है कि इन सब का यूज पदार्थों के गुणों का अध्ययन करने में करते हैं। बस उसके जो तकनीक होती है, जो उपकरण होता है वो अलग अलग हो सकता है, उसकी जो अध्ययन करने की थ्योरी या सिद्धांत की, उसमें गुणों का अध्ययन करने के लिए किस सिद्धांत का यूज किया गया है वो अलग हो सकता है। अर्थात जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसकी जो थ्योरी और जो इसमें इस उपकरण का यूज करेंगे वो अलग हो सकता है। तथा एक चीज जो है, जो इसका स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जो चित्र है, हम उसे स्पेक्ट्रम या फिर जो हमें चित्र प्राप्त होगा उसे हम स्पेक्ट्रोग्राफ भी बोलते हैं। और हम इन तकनीक जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो विधि है, तकनीक है, तो इन तकनीकों का उपयोग करके जो हम जिस उपकरण का यूज करते हैं, अर्थात वो उपकरण है जिसमें हम इस तकनीक का यूज करके उस स्पेक्ट्रम का अध्ययन करेंगे। तो स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने के लिए जिन उपकरणों का यूज करते हैं उन्हें हम स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। और जो उपकरण एक से अधिक प्रकार के होते हैं, तो जब एक से अधिक प्रकार के उपकरण होते हैं तो कुछ को हम स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, कुछ स्पेक्ट्रोमीटर कहलाते हैं और कुछ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहलाते हैं। अर्थात अलग अलग प्रकार के उपकरणों का यूज हम स्पेक्ट्रम के अध्ययन में करते हैं, जो कौन होते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब अर्थात हमें किसी भी पदार्थ का स्पेक्ट्रम क्यों प्राप्त होता है, ये भी बहुत मतलब एक अच्छा पॉइंट है कि हमें पदार्थ से स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, लेकिन हमें उससे स्पेक्ट्रम प्राप्त होता क्यों है। यदि हम इसे देखें तो मेन चीज हमें ये पता होना चाहिए, जब किसी भी पदार्थ का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है तो हम जब विभिन्न प्रकार के पदार्थों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय विकिरण डालते हैं तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण और पदार्थों के मध्य अन्योन्य क्रिया होती है, और इनके मध्य जब अन्योन्य क्रिया होती है तो इसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अन्योन्य क्रिया क्या होती है? अन्योन्य क्रिया मतलब किन्हीं दो चीजों के मध्य होने वाली क्रिया को हम इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, अन्योन्य क्रिया या अंतर आणविक क्रिया हम उसे कहते हैं। ये अन्योन्य क्रिया तीन प्रकार की होती है। अर्थात जब हम किसी विकिरण को किसी पदार्थ में, पदार्थ को यदि हम ले लें, इस प्रकार का हमारा कोई पदार्थ है और किसी पदार्थ में यदि हम विकिरण को डालें तो विकिरण और पदार्थों के मध्य अन्योन्य क्रिया, तो यदि ये कोई पदार्थ है और हम इस पदार्थ में किसी विकिरण को डालें तो विकिरण को डालने पर इस विकिरण और पदार्थों के मध्य जो अन्योन्य क्रिया होती है वो कितने प्रकार की होंगी? वो तीन प्रकार की होंगी। परावर्तन होगा इनके मध्य, या इनके मध्य अपवर्तन होगा, या फिर इनके मध्य क्या होगा, विवर्तन होगा। जब ये अन्योन्य क्रिया होती है तो इन अन्योन्य क्रिया के कारण पदार्थ में और कुछ परिवर्तन होते हैं। पदार्थ के कारण पदार्थ में या विकर्णों में कुछ परिवर्तन होते हैं। वो परिवर्तन क्या होते हैं? तो परिवर्तन होते हैं अवशोषण, अतः कुछ घटनाएं होती हैं, है ना। परिवर्तन बोल दें या फिर क्या होती है, कुछ घटनाएं होती हैं जिसे हम बोल दें अवशोषण, या फिर उत्सर्जन होगा, या फिर क्या होगा, प्रकीर्णन होगा। तीन प्रकार की घटनाएं होंगी। तो वो केवल अवशोषण करता है तो हमें अलग प्रकार के स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे और अलग प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी प्राप्त होगी। और जब उत्सर्जन करता है तो उत्सर्जन का, यदि उसने ज्यादा मात्रा में अवशोषण कर लिया है, यदि उसने थोड़ी मात्रा में अवशोषण किया है तो उसे खर्च कर देगा उस ऊर्जा को। लेकिन उसने ज्यादा मात्रा में अवशोषण कर लिया है और यदि वो उसे खर्च नहीं कर पा रहा है तो कुछ समय पश्चात वो अवशोषित प्रकाश को उत्सर्जित करना प्रारंभ कर देगा। तो हमें जब अवशोषण, तो हमें भी इस कंडीशन में स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसे हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं।
और प्रकीर्णन यदि वो पदार्थ का ना अवशोषण करे ना उत्सर्जन करे, उसे फैला दे, तो उसे घटना को बोलते हैं, हम प्रकीर्णन बोलते हैं। तो यहाँ से जब हमने देखा तो स्पेक्ट्रम के टाइप देखे अभी हमने ये देखा यहाँ से, तो क्या स्पष्ट हुआ, जब अन्योन क्रिया होती है तो अन्योन क्रिया किस कारण होती है, 3 कारण होती हैं, हमें 3 कंडीशन में स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम देखें तो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम 2 प्रकार के होते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या फिर प्रकीर्णन स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम के टाइप देखें तो अवशोषण स्पेक्ट्रम भी 3 प्रकार के होते हैं, है ना। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम 3 प्रकार कौन कौन होते हैं, नंबर 1 रेखीय स्पेक्ट्रम, नंबर 2 सतत स्पेक्ट्रम जिसे हम परमाणविक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, तीसरा बैंड स्पेक्ट्रम जिसे हम आणविक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। और इसी प्रकार उत्सर्जन स्पेक्ट्रम भी 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम। और प्रकीर्णन स्पेक्ट्रम केवल एक ही प्रकार का होता है। अवशोषण स्पेक्ट्रम के एग्जाम्पल दें तो जो हमने बताए थे, घूर्णन स्पेक्ट्रम, कंपन स्पेक्ट्रम, ये अवशोषण स्पेक्ट्रम होते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, उत्सर्जन है, एक्स किरणों का जो विवर्तन होता है, तो वो भी क्या है, वो भी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। जो रमन स्पेक्ट्रम होता है वो प्रकीर्णन स्पेक्ट्रम होता है। रमन रेखीय स्पेक्ट्रम की बात थोड़ा सा एग्जाम्पल दे, क्या होता है, यदि हम किसी पदार्थ में एक व्यवहारिक एग्जाम्पल लें, जिनके जो प्रकार बताए, हम कोई ऊर्जा डाले पदार्थ में, तो पदार्थ यदि उसकी ऊर्जा बहुत कम है तो उनका अवशोषण कर लेगा, और जब उसका अवशोषण कर लेगा तो इसमें एक प्रकार की चमक आ जाएगी, और जब चमक आ जाती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम, पदार्थ चमकदार हो गया प्रकाश डालने पर। लेकिन जब वो ज्यादा उसका ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है तो उस विकर्णों को उत्सर्जित करना प्रारंभ कर देता है, तो उससे क्या प्राप्त बोलेंगे हम, सतत स्पेक्ट्रम। सतत मतलब लगातार जब ऊर्जा निकालना प्रारंभ कर देगा। और बैंड स्पेक्ट्रम क्या होगा, ये हमें, इसे हमने क्या बोला था, सतत स्पेक्ट्रम को परमाणु स्पेक्ट्रम। यदि पदार्थ परमाणु अवस्था में है तो जो उत्सर्जन होगा तो उसे हम बोलेंगे सतत स्पेक्ट्रम। लेकिन पदार्थ यदि हमारी आणविक स्पेक्ट्रम में है तो उसमें एक से अधिक परमाणु मौजूद होंगे, तो उसमें हमें एक परमाणु के कारण जो कुछ रेखाएं या उत्सर्जित विकिरण प्राप्त हो रही थी, तो अब कई परमाणुओं के कारण जब हमें उत्सर्जित विकिरण प्राप्त होंगी तो यहाँ पर हमें विकर्णों का एक समूह प्राप्त होगा, और इन उत्सर्जित विकर्णों समूह को बैंड समूह कहते हैं, और इसे बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये किसके कारण प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है अणुओं के कारण। अर्थात यदि अवशोषण उत्सर्जन ये अणुओं पर डिपेंड करता है कि परमाणु पर डिपेंड करता है। ये जब हम पदार्थ लिए हैं तो हमने परमाणु के रूप में पदार्थ लिया है कि अणु के रूप में लिया है, इसके आधार पर भी स्पेक्ट्रम 3 प्रकार के होते हैं जो बताए, रेखीय, सतत जिसे परमाणु स्पेक्ट्रम बोलते हैं, या फिर बैंड स्पेक्ट्रम जिसे हम आणविक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो हो गए टाइप हो गए। और टाइप के बाद तथा जब इन सारी स्पेक्ट्रोस्कोपियों की खोज हुई तो फिर यहाँ से इन्हें रसायन विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में इन्हें रख दिया गया, जिसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रम साइंस। तो अब यदि हम किसी एक परमाणु या अणु में यदि कुछ बेसिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे रोटेशन, वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक को यदि एक्सप्लेन करें, तो यदि किसी अणु या परमाणु में मूल ऊर्जा अवस्था में इस प्रकार कुछ इलेक्ट्रॉन हो, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा परमाणु या अणु में मूल ऊर्जा अवस्था में रहते हैं, और जिस ऊर्जा अवस्था में या समान अवस्था में अणु या परमाणु में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उस अवस्था को हम उसकी ग्राउंड स्टेट या ग्राउंड एनर्जी लेवल कहते हैं, समान ऊर्जा अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था में क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार समान अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
उनकी ऊर्जा शून्य होती है। अर्थात समान अवस्था में अणु या परमाणुओं की ऊर्जा समान शून्य होती है, ये क्वांटम यांत्रिकी कहती है। किंतु चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार अणु की समान अवस्था में अणु या परमाणु की समान अवस्था में उसकी जो ऊर्जा होती है शून्य नहीं होती, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा अवश्य होती है। और चिरसम्मत यांत्रिकी या तरंग यांत्रिकी ने इसे प्रयोगों द्वारा भी सिद्ध किया है। और यदि किसी अणु या परमाणु की समान अवस्था में ऊर्जा 0 होगी तो वो अणु निष्क्रिय होगा, और निष्क्रिय होने के कारण जब उस अणु को क्रियाशील बनाना होगा तो बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, और वो ज्यादा समय भी लेगा कोई भी घटना को प्रदर्शित करने में। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। हम अणुओं को जब ऊर्जा देते हैं तो वो भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के द्वारा ऊर्जाओं को ग्रहण करके भिन्न भिन्न प्रकार की घटनाएं प्रदर्शित करते हैं। अर्थात मूल ऊर्जावस्था में या समान अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है वो शून्य नहीं होती, बल्कि उनमें कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है। तथा इसके ऊपर और भी ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं। यदि हम इस प्रकार की ऊपर की ऊर्जा अवस्थाएं और उत्तेजित ऊर्जा अवस्था बनाएं तो मूल ऊर्जा अवस्था के बाद जो भी अन्य ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं उन्हें हम अणु या परमाणु की उत्तेजित ऊर्जा अवस्थाएं कहते हैं। जो सबसे पहले उत्तेजित ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं इन्हें हम रोटेशन उत्तेजित ऊर्जा अवस्था कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं। और रोटेशन यानी घूर्णन उत्तेजित ऊर्जा अवस्थाओं के ऊपर जो होती हैं उन्हें हम कंपन उत्तेजित ऊर्जा अवस्थाएं कहते हैं, और जो सबसे ऊपर होती है उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजित ऊर्जा अवस्थाएं कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार अणु या परमाणु में मूल ऊर्जा अवस्थाओं के ऊपर अन्य विभिन्न प्रकार की ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं जिन्हें उसकी उत्तेजित ऊर्जा अवस्था कहते हैं। और देखा जाए तो यदि हमने मूल ऊर्जा अवस्था के ऊपर पहले रोटेशन, फिर वाइब्रेशन कंपन, फिर बाद में इलेक्ट्रॉनिक होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजित ऊर्जा अवस्थाएं कंपन उत्तेजित ऊर्जा अवस्थाओं से और घूर्णन ऊर्जा अवस्थाओं से मिलकर बनी होती है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा अवस्थाएं कंपन और घूर्णन उत्तेजित ऊर्जा अवस्थाओं में बटी होती हैं। इसी प्रकार जो कंपन ऊर्जा उत्तेजित ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं वो घूर्णन उत्तेजित ऊर्जा अवस्थाओं, और इसी प्रकार जो कंपन ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं वो घूर्णन ऊर्जा अवस्थाओं से मिलकर बनी होती हैं, या फिर कंपन उत्तेजित ऊर्जा अवस्थाएं घूर्णन या कंपन उत्तेजित ऊर्जा अवस्थाओं और मूल ऊर्जा अवस्थाओं के मध्य में घूर्णन उत्तेजित ऊर्जा अवस्थाएं पाई जाती हैं। जब इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं तो जब हम किसी अणु के पास समान अवस्था में कुछ ना कुछ ऊर्जा तो होती है, लेकिन जो ऊर्जा होती है वो बहुत कम होती है, जिससे वो किसी भी प्रकार की क्रियाएं प्रदर्शित नहीं करता। किसी भी क्रिया को करने के लिए उसके पास ऊर्जा कम होती है, जिससे वो एक प्रकार से अक्रियाशील या फिर स्थिर रहता है। स्थिर मतलब स्थायी अवस्था में रहता है, स्थायी मतलब उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं होते हैं। अब अणु को यदि बाह्य स्रोत से या परमाणु में हम किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा दें तो उस अणु या परमाणु में जो मूल ऊर्जा अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण करके उत्तेजित ऊर्जा अवस्थाओं में चले जाते हैं, और वो जिस में उनके ऊपर हम जितनी आवृत्ति या ऊर्जा की विकिरण डालते हैं उसी के अनुसार वो ऊर्जा का अवशोषण करके
घूर्णन या फिर कंपन या फिर इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा अवस्थाओं में जाएंगे, और जिसमें जाएंगे उसी का हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा और वो वही क्रियाएं करना प्रारंभ कर देंगे। और इसके साथ दूसरी जो मुख्य बात है, तो इनकी ऊर्जा लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही है। यदि यहाँ पर हम एनर्जी को शो करें तो एनर्जी क्या हो रही है, नीचे से ऊपर की ओर लगातार बढ़ रही है। अब क्या होगा, दूसरी चीज होती है, जब हम इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन सभी प्रकार की विकर्णों का अवशोषण नहीं करते। ये केवल उस विकर्णों का अवशोषण करेंगे जिनके पास जो ऊर्जा आवृत्ति होती है वो इनकी स्वाभाविक कंपन आवृत्ति या इनकी घूर्णन आवृत्ति या इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ति के बराबर होती है। अर्थात कहने का मतलब है, यदि इसे इलेक्ट्रॉनों को बाहर से ऊर्जा प्राप्त हो, यदि वो ऊर्जा इतनी पर्याप्त है कि वो उस ऊर्जा को ग्रहण करके कहाँ पहुंच जाएंगे, अपने घूर्णन ऊर्जा अवस्थाओं में या कंपन ऊर्जा अवस्थाओं में या इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा अवस्थाओं में पहुंच जाएंगे, तो वो उस प्रकाश या विकिरण का अवशोषण करेंगे। लेकिन यदि वो इसका अवशोषण करके यहीं तक पहुंच पाए, ऊपर ना जा पाए, या फिर वो इसके पार निकल जाए, यहाँ तक आ पाए और ऊपर ना जा पाए, तो वो इस प्रकाश का अवशोषण नहीं करेंगे। इसका एग्जाम्पल जस्ट हम ले लें, यदि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान, एग्जाम्पल तौर पर यदि हमें अजयगढ़ से पटना जाना है और कोई बस यदि हमें बीच में छोड़ दे, अर्थात वो पटना न जाकर बीच तक ही जाए और ये हमें पता हो कि वो बीच में ही छोड़ देगी, तो हम उस बस में नहीं जाएंगे या हम उसमें नहीं बैठेंगे। या फिर वो हमें पटना जाना है और वो पटना के आगे तक जाए और वो पटना में ना रुके, अर्थात हमें जाना पटना है, वो पटना में ना रुके और पटना के आगे तक जाए, तो भी हम उस बस में नहीं जाएंगे या फिर उसमें नहीं बैठेंगे। उसी प्रकार यदि कोई विकिरण के पास इतनी कम ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा पर्याप्त नहीं है जिसका अवशोषण करके या जिसे ग्रहण करके ये अपने किसी भी स्थायी ऊर्जा अवस्था या फिर रोटेशन कंपन पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो ये उसका अवशोषण नहीं करेंगे। या फिर यदि वो इसका अवशोषण करके इसके पार चले जाएं और फिर ऊपर वाली ऊर्जा अवस्थाओं में ना पहुंच पाए, तो भी वो उसका अवशोषण नहीं करेंगे। अर्थात वो एक निश्चित आवृत्ति की विकिरण का ही अवशोषण करते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी ऊर्जा समान अवस्था में कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है और कुछ डिफरेंट होता है, इनमें लगभग समान होती है। अर्थात इन सब की अवशोषण करने की जो आवृत्ति होती है, वो अलग अलग आवृत्ति की विकिरणों का अवशोषण करते हैं। जैसे हम ये सारी प्रोसीजर को किसमें, रोटेशन ऊर्जा अवस्थाओं में समझें कि किस प्रकार हमें इनका घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, तो उसी प्रकार और अन्य स्पेक्ट्रम भी प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल तौर पर हम यदि इन पर विकिरण डालें, और कौन सी विकिरण डालें, यदि हमने इन पर रेडियो विकिरण डाल दी है, रेडियो वेव्स डालें, तो रेडियो वेव्स के पास जो ऊर्जा होती है वो इतनी ऊर्जा, इनके पास इतनी पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती कि यदि इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा का अवशोषण करेंगे तो वो अपने कंपन ऊर्जा अवस्था, रोटेशन ऊर्जा अवस्था या कंपन इलेक्ट्रॉन में पहुंच पाते हैं। अर्थात इनके पास इतनी कम ऊर्जा होती है कि इसका अवशोषण करके वो अपने घूर्णन ऊर्जा अवस्थाओं में भी नहीं पहुंच पाते। अर्थात वो रेडियो तरंगों का अवशोषण नहीं करते और ना ही इन तरंगों को डालने पर इनमें किसी भी प्रकार की क्रियाएं होती हैं। लेकिन यदि हम रेडियो के स्थान पर माइक्रोवेव डाल दें, सूक्ष्म तरंगे डाल दें, तो सूक्ष्म तरंगों की ऊर्जा रेडियो से अधिक होती है, अभी हमने बताई थी। और जब ये डालते हैं तो इन तरंगों का अवशोषण करके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ पहुंच जाते हैं, अपने रोटेशन एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं, जिससे वो क्या करेंगे, इन विकिरणों का अवशोषण कर लेंगे। लेकिन जब वो इनका अवशोषण करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे
तो हमने देखा था जो सूक्ष्म तरंगों की ऊर्जा होती है वो एक नहीं बल्कि निश्चित परास में फैली होती है। अर्थात सूक्ष्म क्षेत्र जो होता है वो कहाँ से चालू होता है, तो उनकी जो ऊर्जा होती है सूक्ष्म की, ये होती है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 से 10 की पावर 6 से 10 होती है रेडियो की, तो 10 की पावर 10 से 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 तक होती है सूक्ष्म की। जब यहाँ तक फैली होती है तो मतलब जो सूक्ष्म तरंगे डालते हैं तो उनमें से कुछ की विकिरण, कुछ की आवृत्ति इतनी होती है, कुछ की इतनी होती है, अलग अलग होती है। जैसे दृश्य क्षेत्र लाल से बैंगनी तक होता है और सब रंगों की जो विकिरण की ऊर्जा अलग अलग होती है, इसमें भी अन्य अलग अलग ऊर्जाओं की मतलब अलग अलग प्रकार की विकिरण होती है। तो इलेक्ट्रॉन इनकी भी ऊर्जा लगभग कुछ, इनकी ऊर्जा जो होती मूल अवस्था में थोड़ा अंतर पाया जाता है, तो अपनी ऊर्जा के अनुसार ही ये अलग अलग प्रकार की सूक्ष्म विकिरणों का अवशोषण करेंगे और अवशोषण करके कहाँ चले जाएंगे, ये पहुंच जाएंगे अपने घूर्णन ऊर्जा अवस्था में। जब घूर्णन ऊर्जा अवस्था में पहुंच जाएंगे तो ये अतिरिक्त ऊर्जा ने ग्रहण की है, जिससे ये अस्थायी अवस्था में आ जाएंगे, अर्थात अपनी समान अवस्था में नहीं है। समान अवस्था में उनकी ऊर्जा इतनी होती है जिससे इन ऊर्जा अवस्थाओं में जब इलेक्ट्रॉनों में संक्रमण होगा तो इनमें परिवर्तन होगा और परिवर्तन होने के पश्चात अणु या परमाणु में घूर्णन उत्पन्न हो जाएगा और घूर्णन उत्पन्न हो जाएगा तो किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉनों के कारण। और इलेक्ट्रॉनों ने जितनी आवृत्ति की विकिरणों का अवशोषण किया है उस आवृत्ति से ये घूर्णन करना प्रारंभ कर देंगे और तब तक घूर्णन करेंगे जब तक ये अतिरिक्त ली हुई पूरी ऊर्जा को खर्च नहीं कर देती। और धीरे धीरे जब इनकी ऊर्जा कम होने लगेगी तो इनकी घूर्णन करने की आवृत्ति भी कम होने लगेगी और जब इनकी अतिरिक्त पूरी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो ये घूर्णन करना बंद कर देंगे और पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाएंगे। अर्थात जब उनके पास न्यूनतम जो उनकी पहले की ऊर्जा थी, जब उतनी ऊर्जा बचेगी तो इसके पश्चात वो घूर्णन करना बंद करके फिर से अपनी ऊर्जा मूल ऊर्जा अवस्था में आ जाएंगे। अब यहाँ से जब वो यहाँ तक गए तो दूसरा क्वेश्चन है, क्या कोई इलेक्ट्रॉन ये पहली के अलावा दूसरी ऊर्जा अवस्था में जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो वैज्ञानिकों ने बहुत से परमाणु अणुओं का अध्ययन किया और बताया कि मूल ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म तरंगों का अवशोषण करके केवल अपनी एक ऊपर वाली कक्षा में ही जा सकता है। अर्थात यहाँ वाला यहाँ जाएगा, यहाँ वाला यहाँ जा सकता है और यहाँ वाला यहाँ जा सकता है। अर्थात यहाँ वाला यहाँ नहीं जाएगा और ना ही ये वाला यहाँ आएगा। इस नियम को जिसके द्वारा ये बताया जाएगा कि कौन सी ऊर्जा अवस्थाओं के मध्य संक्रमण होता है, उस नियम या रूल को वरण नियम सिलेक्शन रूल कहते हैं। और इनके लिए वरण नियम सिलेक्शन रूल होता है डेल्टा जे बराबर +-1। +-1 मतलब अर्थात इस वरण नियम के अनुसार ये केवल अपनी एक ऊपर वाली कक्षा में ही जा पाते हैं। और जब बहुत से परमाणु का अध्ययन करके ये वरण नियम दिया गया जिसके द्वारा हमें ये बताया जा सकता है कि जो मूल अवस्था से घूर्णन ऊर्जा अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होगा तो वो कितनी कक्षा ऊपर जा सकता है। इसमें प्लस चिन्ह ऊर्जा के अवशोषण को बताता है और माइनस चिन्ह ऊर्जा के उत्सर्जन को बताता है। चूंकि ये अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, इसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, इसीलिए जो इसमें वरण नियम लागू होता है वो लागू होता है डेल्टा जे बराबर +1। अर्थात वो केवल अपनी एक अगली कक्षा में ही जा सकता है। अब ये हुआ हमारा इलेक्ट्रॉनों में किस प्रकार घूर्णन रोटेशन उत्पन्न होता है। फिर इसके पश्चात हमें इसका स्पेक्ट्रम कब प्राप्त होता है, तो जब ये अणु हम सूक्ष्म विकिरण इलेक्ट्रॉनों में डालते हैं तो ये इनकी अवशोषण करने की आवृत्ति अलग अलग होती है कि जितनी भी आवृत्ति की या जिन आवृत्ति की विकिरणों का अवशोषण कर लेते हैं उनके स्थान पर काली रेखाएं दिखाई देती हैं।
अर्थात जब कोई वस्तु प्रकाश का अवशोषण करती है, उसका उत्सर्जन नहीं करती है, तो उस वस्तु से हम हमारी आंखों में कोई भी प्रकाश नहीं आता, जिससे वो वस्तु देखने पर हमें काली दिखाई देती है। यही कारण है कि अंधेरे वस्तु काली क्यों दिखाई देती है, क्योंकि अंधेरे में वस्तु का काली दिखाई देने का कारण यही है, उस समय वस्तु किसी भी प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर रही है, केवल प्रकाश का अवशोषण ही कर रही है। तो जब यहाँ पर प्रकाश का अवशोषण होता है, तो जिन विकर्णों का ये अवशोषण कर लेगी, उसके स्थान पर हमें काली दिखाई देती हैं, जिससे हमें जो चित्र, यदि हम इनमें जो हमें इसका चित्र प्राप्त होता है अर्थात रेखाओं का, तो जब अध्ययन किया गया इसमें क्या डालकर सूक्ष्म रेखाएं डालकर जब इसका अध्ययन किया, तो हमें इनके स्पेक्ट्रम में या फिर हमें इनसे एक चित्र प्राप्त हुआ, जिसमें हमें कुछ नई रेखाएं दिखाई देती हैं या प्राप्त होती हैं, जो कैसी होती, काली रेखाएं होती हैं। इस चित्र को ही स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। और इन रेखाओं के समूह को, जो नई रेखाएं प्राप्त होती हैं, इन काली रेखाओं के समूह को ही वर्णक्रम या इनका स्पेक्ट्रम कहते हैं। इनका स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके हम अणुओं के गुणों के और संरचनाओं का अध्ययन कर सकते हैं। अर्थात हम इससे ये ज्ञात कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन था उसकी पहली कितनी ऊर्जा थी और उसने कितनी ऊर्जा या किन ऊर्जा या आवृत्ति वाली विकर्णों का अवशोषण किया। अब विकिरण का अवशोषण करने में कितना टाइम लगा, अर्थात अणु या परमाणु कितना ज्यादा क्रियाशील है। और हमें जो स्पेक्ट्रम रेखाएं, काली रेखाएं प्राप्त होती हैं, उनकी तीव्रता का अध्ययन करके ये पता लगाया जा सकता है कितने इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन हुआ है, अर्थात कितने इलेक्ट्रॉनों ने ऊर्जा का अवशोषण करके वो कहाँ गए हैं, अपने घूर्णन ऊर्जा स्तरों में गए हैं। अर्थात जो हमें नई रेखाएं प्राप्त होंगी, उसका अध्ययन करके इन्हें के विभिन्न गुणों के बारे में बताया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है। तीव्रता से क्या पता चलेगा कि इनकी तीव्रता जितनी अधिक होगी, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ है, उत्सर्जन हुआ है। ये वैज्ञानिक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने बताया था कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समानुपाती होता है, अर्थात उत्तेजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समानुपाती होता है। फिर जब हम इसके स्पेक्ट्रम का अध्ययन करेंगे, तो हम इसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के उपकरण का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलते हैं। तथा इसके अध्ययन करने की जो तकनीक होती है, अर्थात अलग अलग उपकरण अलग अलग तकनीक पर बना होता है, वह विधि पर डिपेंड होता है, उनके उस तकनीक को जिसके द्वारा हम इसके स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके बहुत सी जानकारी निकालते हैं कि अर्थात यदि ऐसी रेखाएं प्राप्त हुई हैं तो जरूर अणु इस प्रकार का होगा, या फिर इस रेखाएं इस प्रकार की हैं तो वो उसके इससे ये स्पष्ट होता है कि अणु या परमाणु के गुण इस प्रकार के होंगे। जो इस सिद्धांत का जो हम उपयोग करते हैं तकनीकी का, इसी तकनीकी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अर्थात अर्थात जो इसके उपकरण होते हैं, उस उपकरण जिस तकनीक पर आधारित होते हैं, डिपेंड होते हैं, उस तकनीक को ही हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। प्राप्त चित्र को स्पेक्ट्रोग्राफ बोलते हैं। रेखाओं के क्रम, जो हमें नई रेखाएं प्राप्त हुई, उनके क्रम को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और इस प्रकार जब घूर्णन ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो प्राप्त स्पेक्ट्रम को हम इनका घूर्णन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और इन रेखाओं की तीव्रता को स्पेक्ट्रल तीव्रता कहते हैं, जो अणुओं की उत्तेजित अणुओं की संख्या पर डिपेंड करती है। इसके अलावा इसमें हम कौन कौन टॉपिक पढ़े, तो ये हमारा ये पूरा क्या हो गया, घूर्णन स्पेक्ट्रम हो गया। सबसे पहली बात, घूर्णन स्पेक्ट्रम होता क्या है, इसकी विभिन्न शर्तें लिखिए। कौन से अणु प्रदर्शित करते हैं, सभी अणु घूर्णन स्पेक्ट्रम प्रदर्शित नहीं करते। वो अणु जिनका एक निश्चित द्विध्रुव अघूर्ण होता है, अर्थात ध्रुवीय अणुओं का घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, अध्रुवीय अणुओं का घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होता है।
है ना। और ध्रुवी अध्रुवी मतलब जिसमें धन आवेश और ऋण आवेश के अलग अलग केंद्र पाए जाएं वो ध्रुवी, और जिनमें दोनों आवेश एक साथ हों वो अध्रुवी कहलाते हैं। इसके बाद इनका वरण नियम अर्थात घूर्णन स्पेक्ट्रम का वरण नियम लिखिए। फिर घूर्णन इनकी स्पेक्ट्रल तीव्रता क्या होती है ये। फिर इसके अलावा इसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का नियम है, ये हो गया। इसका एक महत्व इसमें कुछ टॉपिक और हैं कि जब हम अणु में घूर्णन होगा तो घूर्णन के पश्चात यदि हम माने एक द्विपरमाणु अणु है, दो परमाणु से मिलकर बना अणु, तो उसमें यदि घूर्णन में हमने माना कि एक अणु हल्का है एक भारी है, जिससे घूर्णन के दौरान हल्का अणु क्या करता है चारों तरफ घूर्णन करने, जिससे हल्का अणु यानी छोटा अणु क्या करता है चारों तरफ घूर्णन करना प्रारंभ कर देता है। तो प्रारंभ में ये माना गया या ये माना जाता था कि घूर्णन के दौरान परमाणुओं के मध्य की अंतर्नाभिकीय दूरी या बंध लंबाई परिवर्तित नहीं होती, और ऐसे अणुओं को हम बोलते हैं दृढ़ रोटेटर या दृढ़ घूर्णक या दृढ़ अणु, और इन्हें कहते हैं हम इंग्लिश में रिजिड रोटेटर कहते हैं। तो दृढ़ घूर्णक क्या है, इसका ये टॉपिक भी हम घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। और बंध लंबाई क्या होती है, और बंध लंबाई साथ जो दृढ़ अणु है जो दृढ़ रोटेटर होता है दृढ़ घूर्णक, उसके ऊर्जा अवस्थाओं को ज्ञात करना, और इसके अलावा बंध लंबाई को परिभाषित करना, ये टॉपिक भी इसमें पढ़ते हैं। तथा यदि हमने कोई अणु लिया, एग्जाम्पल में माना हमने CO का एक अणु है, और CO के अणु में जो कार्बन होता है वो कार्बन 12 होता है, अर्थात कार्बन का C12 समस्थानिक मौजूद होता है। तो एक टॉपिक ये है कि यदि हम किसी अणु में उसके किसी परमाणु को उसके किसी समस्थानिक से विस्थापित कर दें, अर्थात उसके स्थान पर कोई दूसरा समस्थानिक उपयोग करें, तो इसके घूर्णन आवृत्ति में घूर्णन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि इसके एग्जाम्पल द्वारा यहाँ पर देखें, यदि हम CO के अणु में यदि शुरुआत में कार्बन 12 है, यदि हम कार्बन 12 के स्थान पर हम कार्बन 13 या कार्बन 14 ले लें, तो क्या है कार्बन तो वही का वही है, वही अणु तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन अब कार्बन 13 या 14 लेने पर उसका द्रव्यमान बढ़ गया, अर्थात पहले हल्का अणु था अब भारी हो गया, जिससे इसकी घूर्णन करने की आवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अलावा बाद में जब दृढ़ रोटेटर के माना जाता था कि दृढ़ रोटेटर मतलब घूर्णन के दौरान बंध लंबाई परिवर्तित नहीं होती, तो फिर आगे ये देखा गया, फिर वैज्ञानिकों ने आगे और ये ध्यान लगाया कि जब अणु अपनी क्या करता है उच्च घूर्णन ऊर्जा अवस्था में होता है, अर्थात वो उच्च वेग से घूर्णन कर रहा होता है, तो उस अवस्था में उच्च वेग से घूर्णन करने पर जो बंध लंबाई है उसमें थोड़ा सा तनन उत्पन्न हो जाता है, अर्थात तनन कंपन उत्पन्न हो जाते हैं, और तनन कंपन उत्पन्न हो जाने से उसकी बंध लंबाई थोड़ी परिवर्तित हो जाती है। तो शुरुआत में ये माना जाता था कि घूर्णन के दौरान अणु की बंध लंबाई परिवर्तित नहीं होती, लेकिन बाद में ये माना गया कि बंध लंबाई सदैव ऐसा नहीं होता। यदि घूर्णन करने का वेग उच्च हो, यदि वो उच्च आवृत्ति से घूर्णन कर रहा हो, तो बंध लंबाई में तनन उत्पन्न होने से उसकी बंध लंबाई में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, और ऐसे अणुओं को हम आदरण रोटेटर या आदरण घूर्णक कहते हैं, है ना, नॉन रिजिड रोटेटर कहते हैं। तो ये था हमारा पूरा घूर्णन स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होता है, घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, और घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कौन कौन टॉपिक पढ़ते हैं। अब यदि हम ब्राइवेशन देखें, तो जिस प्रकार घूर्णन है उसी प्रकार ब्राइवेशन है, इनमें अंतर क्या है दोनों में। घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम माइक्रोवेव डालते हैं, और हम ब्राइवेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंफ्रारेड IR है ना, इंफ्रारेड वेव IR विकिरण डालते हैं। IR विकिरण डालेंगे तो ये अणु भी कहाँ चले जाएंगे, उत्तेजित
कंपन ऊर्जा अवस्थाओं में चले जाएंगे, जिससे कंपन ऊर्जा अवस्थाओं में परिवर्तन होगा, जिसके दौरान वो कंपन करेगा। और जब कंपन करेगा तो इसमें भी वर्ण नियम क्या लगता है, डेल्टा V प्लस माइनस 1, लेकिन ये भी एक अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है तो +1 लगेगा, अर्थात इसमें केवल विकिरणों का अवशोषण किया जाता है, उनका उत्सर्जन नहीं होता है। और इसमें भी हमें क्या प्राप्त होता है, एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, जिसे हम उसका कंपन स्पेक्ट्रम कहेंगे। और हम इसका अध्ययन करने के लिए कंपन स्पेक्ट्रोमीटर इनका उपयोग करेंगे। उसकी जो तकनीक होगी वो कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगी। ये भी अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है, तो इसके स्पेक्ट्रम में भी हमें काली रेखाएं दिखाई देती हैं, और जो इसके स्पेक्ट्रम में इस प्रकार की रेखाएं प्राप्त होंगी, इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रमी रेखाएं कहते हैं। और इनकी तीव्रता को हम स्पेक्ट्रल तीव्रता कहते हैं। इसमें भी कंपन स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होता है, इसकी शर्तें क्या हैं, स्पेक्ट्रल तीव्रता हो गया, इसके सिलेक्शन रूल हो गया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है कंपन स्पेक्ट्रम का सरल आवर्ती दोलित, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। सरल आवर्ती दोलित अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करता है, तो उसमें जब कंपन होते हैं तो हम उसका टॉपिक भी इसमें पढ़ते हैं। उसमें जब वो कंपन करता है तो कंपन करने में एक प्रत्यानयन बल का बड़ा योगदान रहता है, जो उस अणु को कंपन बस करने देता है, रोटेशन, जिसके कारण वो एक मतलब अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं। अर्थात कंपन जब होते हैं तो मतलब माध्य स्थिति के सरल आवर्ती दोलित दोनों ओर क्या करता है, गति करता है, और जिसे उसकी कंपन गति माना गया। और इसी जो कंपन गति के लिए जो बल उत्तरदायी लगता है उसे हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल। तो हम इसमें बल नियतांक का टॉपिक भी पढ़ते हैं। इसी प्रकार इसमें भी यदि उसकी सरल आवर्ती जब दोलित है, यदि उसके कंपन करने की आवृत्ति बहुत ज्यादा हो, अर्थात वो जब उच्च आवृत्ति से कंपन करता है तो उसकी गति सरल न होकर असरल हो जाती है, और ऐसे दोलित को असरल आवर्ती दोलित बोलते हैं। तो उसका टॉपिक भी हमें इसमें पढ़ना है। इसके अलावा इन दोनों में महत्वपूर्ण टॉपिक या एक महत्वपूर्ण घटना ये है, जब हम किसी भी अणु में IR डालते हैं तो IR डालने पर उसमें हमें रोटेशन घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, लेकिन हमें वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम में जब इलेक्ट्रॉन कहाँ कंपन ऊर्जा अवस्थाओं में जाएंगे तो वो उसके घूर्णन ऊर्जा अवस्थाओं से होते हुए जाएंगे, अर्थात कंपन ऊर्जा अवस्थाओं में आवृत्ति प्रकाश डालने पर जब परिवर्तन होता है तो उसके साथ साथ उसके घूर्णन ऊर्जा अवस्थाओं में भी परिवर्तन हो जाता है। और घूर्णन ऊर्जा अवस्थाओं में परिवर्तन होने पर हमें जब किसी का कंपन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है तो उसके साथ साथ घूर्णन स्पेक्ट्रम भी प्राप्त होता है, और इसे बोलते हैं घूर्णन कंपन स्पेक्ट्रम, अर्थात एक साथ दोनों स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। तब वैज्ञानिकों ने एक चीज यहाँ पर ये देखी, क्या किसी अणु से शुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात क्या ऐसा किया जा सकता है कि जब हम किसी अणु से कंपन स्पेक्ट्रम प्राप्त करें तो हमें उसका घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त न हो। तो उसके लिए आगे जब देखा गया तो देखा गया कि कुछ स्थितियों में ऐसा किया जा सकता है, यदि किसी अणु के जलीय विलयन में जब हम स्पेक्ट्रम प्राप्त करें और ऐसी कुछ व्यवस्था कर दी जाए कि वो क्या है, उसमें रोटेशन घूर्णन उत्पन्न न हो, तो घूर्णन यदि उत्पन्न हो, घूर्णन को रोक दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त स्पेक्ट्रम उसका शुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। इसके अलावा IR स्पेक्ट्रम जब विकिरण डालते हैं तो IR विकिरण से ही एक महत्वपूर्ण स्पेक्ट्रम और प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रमन स्पेक्ट्रम कहते हैं। हमने बताया था जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रमन स्पेक्ट्रम कहते हैं। रमन स्पेक्ट्रम किसके कारण प्राप्त होता है हमें, तो ये हमें IR आवृत्ति किरणों के कारण प्राप्त होता है, और इसमें अवशोषण होता है जबकि उसमें प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन अलग है, विवर्तन अलग है। विवर्तन क्या होती है, अन्योन क्रिया होती है, और अन्योन क्रिया जब विवर्तन होती है तो उसके कारण जो ये अन्योन क्रिया होती है किसके कारण होती है, प्रकीर्णन के कारण होती है।
और प्रकीर्णन के फलस्वरूप हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इस स्पेक्ट्रम का उदाहरण रमन स्पेक्ट्रम है। रमन ने ये बताया कि जब हम किसी भी ठोस द्रव गैस के जलीय विलयन में अवरक्त प्रकाश डालते हैं तो अवरक्त प्रकाश डालने पर अणुओं के और अवरक्त प्रकाश के मध्य अन्योन क्रिया होती है। तब उन्होंने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या की, या फिर इसकी व्याख्या चिरसंबद्ध सिद्धांत के आधार पर भी की जा सकती है, क्वांटम आधार पर भी की जा सकती है। क्वांटम के आधार पर इसे आसानी से समझा जा सकता है। जब अन्योन क्रिया या टक्कर होगी तो टक्कर दो प्रकार की होगी, प्रत्यास्थ टक्कर या अप्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ टक्कर अर्थात उनमें किसी भी प्रकार का ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होगा। तब जिस आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य की विकिरण उससे टकराई है वो उससे टकराने के पश्चात उसी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के साथ क्या हो जाएगी, प्रकीर्णित हो जाएगी। तो इसमें जो विकिरण की आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य है वो परिवर्तित नहीं होती। इसके बारे में रेले ने बताया था, तो इसे हम रेले प्रकीर्णन कहते हैं। रमन ने इसका अध्ययन करके ये बताया कि इसके साथ साथ कुछ ऐसी विकिरणें भी उपस्थित होती हैं जिनकी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य आपतित किरणों की आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य से भिन्न होती है। अर्थात किसी की आवृत्ति ज्यादा होती है, जब आवृत्ति ज्यादा होगी तो उनकी तरंग दैर्घ्य कम होती है। किसी की आवृत्ति कम होती है जिससे उनकी तरंग दैर्घ्य भी अधिक होती है। और इस घटना के बारे में रमन ने बताया था, तो इस घटना को रमन प्रभाव कहते हैं। इसमें जो नई रेखाएं प्राप्त होती है उनके क्रम को रमन स्पेक्ट्रम कहते हैं। रमन ने एक उपकरण का यूज किया था जिसके द्वारा इस स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया गया, इसके परमाणु के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, जिसे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और प्राप्त रेखाओं को रमन रेखाएं कहते हैं। रमन रेखाएं दो प्रकार की होती हैं, स्टोक रेखाएं, प्रति स्टोक रेखाएं। हम रमन प्रभाव की घटना चिरसंबद्ध सिद्धांत के द्वारा भी व्याख्या कर सकते हैं, क्वांटम के द्वारा व्याख्या कर सकते हैं। दोनों टॉपिक है, पेपर में दोनों प्रकार से पूछ लेता है। और नॉर्मल सी है कि क्वांटम सिद्धांत में तो भाषा के रूप में लिख देते हैं, लेकिन जब चिरसंबद्ध सिद्धांत में तो हम भाषा के रूप में लिख देते हैं। लेकिन हमें क्वांटम में बताना पड़ता है कि मानव प्रारंभ में ऊर्जा इतनी थी, तब ऊर्जा का आदान प्रदान होगा, तो इतनी ऊर्जा यदि क्या होगा, विकिरण ले लेंगे, यदि विकिरण अणुओं से ऊर्जा ले लेगी, अर्थात टक्कर यदि अप्रत्यास्थ है, आदान प्रदान होगा तो विकिरण ऊर्जा लेगी या फिर ऊर्जा दे देगी। यदि ऊर्जा लेगी तो उसकी ऊर्जा वृत्ति बढ़ जाएगी, यदि वो ऊर्जा दे देगी तो उसकी ऊर्जा वृत्ति कम हो जाएगी। तो रमन स्पेक्ट्रम में रमन प्रभाव क्या है, रमन स्पेक्ट्रम क्या है, रमन रेखाएं क्या है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, रमन प्रभाव के अनुप्रयोग और रमन स्पेक्ट्रम और अवरक्त स्पेक्ट्रम में क्या अंतर होता है, ये हम रमन स्पेक्ट्रम में ये सारे टॉपिक पढ़ते हैं। इसके अलावा रमन विस्थापन क्या है, रमन आवृत्ति क्या है। और इसमें एक चीज और है कि रमन ने जो ये स्पेक्ट्रम दिया था, ये विज्ञान में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके कारण जिस दिन रमन ने जिसके लिए रमन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और जिस दिन रमन ने इसकी खोज की थी 28 फरवरी को, तो 28 फरवरी को ही रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अर्थात ये रमन प्रभाव को रसायन शास्त्र में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। तथा विवर्तन और प्रकीर्णन में क्या अंतर होता है, तो विवर्तन मतलब प्रकाश का किसी भी सतह में पड़ना और पड़कर मुड़ जाना। अर्थात प्रकाश मुड़ता है, फैलता नहीं है, वो सीधी रेखा में गमन करेगा और मोड़ने के पश्चात भी सीधी रेखा में जाएगा। प्रकीर्णन में प्रकाश सीधी रेखा में जब किसी पदार्थ पड़ता है तो मोड़ने के पश्चात वो फैल जाता है, अर्थात वो उसका सरल रेखीय मार्ग क्या हो जाता है, असरल हो जाता है। यदि वो एक सीध में मुड़ेगा तो विवर्तन, यदि वो एक सीध में नहीं मुड़ेगा, फैल जाएगा, तो उसे बोलेंगे प्रकीर्णन। तो ये हमारे क्या हो गया, अवरक्त स्पेक्ट्रम, रमन स्पेक्ट्रम। तथा इसे हम घूर्णन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, और क्योंकि सूक्ष्म तरंगों के कारण प्राप्त होती है तो इसे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। इसे हम कंपन स्पेक्ट्रम या कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। अवरक्त किरणों के कारण प्राप्त होती है तो हम इसे अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। अगली हमारी इलेक्ट्रॉनिक।
इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, जब हम इस पर दृश्य प्रकाश डालते हैं तो दृश्य प्रकाश का अवशोषण करके ये कहाँ चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जावस्थाओं में चले जाते हैं, जिससे इनमें इलेक्ट्रॉनिक के संक्रमण होते हैं। प्राप्त स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। कुछ जो इसके इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जावस्थाएं होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। बंधी ऊर्जा, बंधी जो इसके इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जावस्था होते हैं वो अणु में पाए जाते हैं। तो बंधी आणविक ऊर्जा कक्षक, अनाबंधी आणविक ऊर्जा कक्षक, प्रति अबंधी आणविक ऊर्जा कक्षक। इनकी ऊर्जा में जब ज्यादा डिफरेंट होता है तो कुछ अवस्था में दृश्य प्रकाश का अवशोषण करके तो कुछ स्थिति में दृश्य प्रकाश का अवशोषण करके ये अपने इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा अवस्था में चले जाते हैं, तथा जो ऊपर की ऊर्जा अवस्थाएं होते हैं, अर्थात इसमें एक चीजें है कि यहाँ पर मूल ऊर्जा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके साथ साथ ऊपर की कक्षाओं में भी जा सकता है। वो कहां जा सकता है, ऊपर की कक्षाओं में भी जा सकता है। जब ऊपर की कक्षाओं में जा सकता है तो नीचे वाली कक्षा में वो दृश्य प्रकाश के द्वारा ही चला जाता है, लेकिन जब ऊपर वाली कक्षा में जाता है तो उससे परावैंगनी प्रकाश, वो दृश्य प्रकाश में ये संक्रमण नहीं पाए जाते, परावैंगनी प्रकाश में होते हैं। तो इसे हम एक साथ बोल देते हैं दृश्य परावैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी, विजुअल एंड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। तथा जब ये ऊपर से नीचे जाते हैं तो जाने के लिए तो वो किसी भी ऊर्जा अवस्था में चले जाते हैं, लेकिन जब आते हैं तो आने के लिए वो सीधे ऊपर से नीचे नहीं आ पाते, अर्थात ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन पहले इस वाले में आएगा, फिर इसका इसमें आएगा और इसका इलेक्ट्रॉन ही वापस अपनी मूल, तथा जब वे वापस आते हैं तो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन पहले इस वाली कक्षा में आता है, फिर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन पहले इसमें आता है, फिर ये पहली उत्तेजित ऊर्जा अवस्था का इलेक्ट्रॉन ही मूल ऊर्जा अवस्था में आ पाता है। तथा जब वो यहाँ से यहाँ पर आते हैं तो किसी भी प्रकार के प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते, और इसमें इनके इन ऊर्जा अवस्थाओं में रहने का एक निश्चित टाइम होता है। वो इस ऊर्जा अवस्था में 10 की घाते -8 सेकेंड तक ही रह सकता है। इसके अलावा ऊपर वाली उत्तेजित अवस्थाओं में वो 10 की घाते -11 सेकेंड तक ही रह सकता है। इससे इतने समय में वो अपनी ऊर्जा को निकालकर नीचे वाली ऊर्जा अवस्थाओं में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर जो समय होता है बहुत कम होता है, जिससे वो इतने समय में अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को किसी प्रकार खर्च नहीं कर पाता, जिससे वो इतने समय पश्चात उसे अपनी मूल अवस्था में वापस ही लौटना है, तो वो अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को एक प्रकाश विकिरण के रूप में बाहर उत्सर्जित कर देता है। जब बाहर उत्सर्जित करता है तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, हमें चमकदार प्रकाश प्राप्त होता है। तब इसमें 2 कंडीशन होती है कि उसने जिस रंग की विकिरण का अवशोषण किया था उसी रंग की विकिरण को ही उत्सर्जित कर सकता है, या उससे वो कुछ अलग प्रकार की विकिरण का अवशोषण कर सकता है, क्योंकि उसने जिस विकिरण का अवशोषण किया था कुछ ऊर्जा को उसने खर्च कर दिया है। यदि वो उसने कुछ ऊर्जा को खर्च कर दिया होगा तो उससे परिवर्तित तरंगदैर्घ्य या परिवर्तित रंग की विकिरण का उत्सर्जन करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ये क्या होती है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। और जब उत्सर्जन करते हैं तो हमें इससे दृश्य विकिरण या फिर भिन्न प्रकार की भिन्न रंग की विकिरण उत्सर्जित होती है, जिसके कारण कोई पदार्थ रंगीन दिखाई देता है। अर्थात किसी प्रकार में भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों का दिखाई देना या रंगीन पदार्थ दिखाई देना, उसमें होने वाले इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं, और इस घटना को हम प्रतिदीप्ति फ्लोरेसेंस कहते हैं। फ्लोरोसेंस कहते हैं, फ्लोरोसेंस या प्रतिदीप्ति कहते हैं। और जो ये जिनके कारण ये रंगों का रंगे जो उत्सर्जित होते हैं
उन क्रियात्मक समूहों या उन समूहों को ऑक्सोक्रोम कहते हैं। ऑक्सोक्रोम मतलब वर्णमूलक, किसी भी पदार्थ में विभिन्न रंगों का प्रदर्शन जिन समूहों के कारण होता है उन्हें हम वर्णमूलक ऑक्सोक्रोम कहते हैं। तो इसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक संकरण पढ़ना है और प्रतिदीप्ति की टॉपिक भी आ गया। फ्लोरेसेंस क्या होती है, सिलेक्शन रूल, ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, फिर एक होते हैं क्रोमोफोर। क्रोमोफोर क्या करते हैं, वो किसी भी प्रकार के रंग के लिए उत्तरदायी नहीं होते किंतु रंगों की तीव्रता को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा हमें इसमें विभिन्न प्रकार के विस्थापन पढ़ने हैं। वर्णातकर्षी विस्थापन क्या होता है, वर्णोत्कर्षी क्या होता है, अधोवर्णक अतिवर्णक विस्थापन क्या होता है, अधोवर्णक क्या होता है। और इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी महत्वपूर्ण रूल है जो हमने पहले ही बताया था, वुडवर्ड-फाइजर नियम क्या होता है। वुडवर्ड-फाइजर नियम में परावैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके या इससे संबंधित वुडवर्ड और फाइजर दो वैज्ञानिकों ने इन पॉलीइन और असंतृप्त कार्बोनिल के लिए एक महत्वपूर्ण नियम दिया जिसके द्वारा हम किसी भी कार्बोनिल या फिर पॉलीन की पहचान कर सकते हैं। उसके लिए और उसके अवशोषण अधिकतम अवशोषण तरंगदैर्घ्य लैम्डा मैक्सिमम का मान बिना प्रयोग के ही परिकलित कर सकते हैं और इस नियम को बोलते हैं वुडवर्ड-फाइजर नियम, जो किससे रिलेटेड है, परावैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है। तथा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सिलेक्शन रूल लगता है वो लगता है डेल्टा जे बराबर 0 या +/-2। तो ये था बेसिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, कुछ जो हमने आपको डायग्राम के द्वारा बताया, इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ते हैं वो सब बताए। ये सब हमें बीएससी पढ़ने को मिलता है। बीएससी फाइनल में जब स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट बुक है जो फिजिकल है उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी की 2 यूनिट है और उसमें 2 यूनिट में हर यूनिट में 3 चैप्टर हैं। पहली चैप्टर है स्पेक्ट्रोस्कोपी ए जनरल इंट्रोडक्शन, जो हमने पहले बताया था, पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन दिया गया है। फिर जो इसका अगला टॉपिक है वो है हमारा ह्यूमन स्पेक्ट्रम या सूक्ष्म स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। फिर इसके बाद हम अगला उससे चैप्टर में कंपन स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं। फिर इसके बाद अगले हम पहली यूनिट में 3 चैप्टर पढ़ते हैं। फिर जो अगली यूनिट है उसमें 3 चैप्टर है जिसमें हम उसमें रमन स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं एक चैप्टर में, एक में हम दृश्य स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं और एक में हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम परावैंगनी स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं। तथा जब हम बीएससी के बाद केमिस्ट्री से एमएससी करते हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक सब्जेक्ट रूप में पढ़ाया जाता है। जो अभी हमने बेसिक बताया तो फर्स्ट सेम में पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेसिस से शुरुआत करके ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी और इसके प्रकार की भी और अन्य स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें चारों सेम में पढ़ाई जाती हैं। चारों सेम में ही स्पेक्ट्रोस्कोपी सब्जेक्ट है। और यदि हम एमएससी के चारों सेम में कौन कौन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, यदि हम उनके बारे में बताएं तो ये देख लें कि हमें एमएससी में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब कौन कौन प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं और उनमें कौन कौन टॉपिक पढ़ते हैं। तो एमएससी के फर्स्ट सेम में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी सब्जेक्ट है उसका नाम है ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट। इसकी फर्स्ट यूनिट है वो है सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी। सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी, ये सिमेट्री मतलब सममिति, जिस प्रकार हम स्पेक्ट्रम के द्वारा अणुओं के गुणों का अध्ययन करते हैं, उसकी संरचना का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार अणुओं की सममिति के द्वारा या सममिति का निर्धारण करके भी अणुओं की गुणों का संरचनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। और किसी भी अणु या यौगिकों की सममिति का निर्धारण जिन तत्वों के द्वारा करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सममिति तत्व। एमएससी में हमारा फर्स्ट सेम है तो इसमें 5 यूनिट है फर्स्ट सेम में। तो पहली यूनिट हमारी हो गई सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी। जिस यूनिट सेकंड है तो यूनिट सेकंड से हम जितना भी हमने बीएससी में स्पेक्ट्रोस्कोपी और बेसिक पढ़ा है पूरा बेसिक पढ़ने को मिलता है। यूनिट सेकंड है इसकी पहली रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर जैसे हम बोलते हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें पूरा बेसिक रखा है। पूरी यही टॉपिक है जो बेसिक अभी बताते रहे, ये सारे टॉपिक ही एमएससी फर्स्ट सेम में सेकंड यूनिट में हैं।
जब हम इसके थर्ड यूनिट पढ़ते हैं तो थर्ड यूनिट का नाम है ब्राइवेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसकी थर्ड यूनिट का नाम है ब्राइवेशन या फिर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें भी पूरा बेस पढ़ते हैं। जो भी हम जो टॉपिक अभी हम यहाँ बताते रहे वो सारे टॉपिक ही हम एमएससी फर्स्ट सेम में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद इसकी तीसरी यूनिट है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें पूरा बेसिक पढ़ने को मिलता है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इससे रिलेटेड जो टॉपिक अभी हमने बताए वो सारे ही इसके फोर्थ यूनिट रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में है। फिर 5वीं यूनिट जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये थोड़ा अलग है। अभी हमने जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी देखा था तो पहले इसकी दो पार्ट हैं। एक है मोलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरी है फोटो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। मोलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में यही पूरे चीजें पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, वुडर-फाइजर नियम और ऑस्टोक्रोम और क्रोमोफोर, विभिन्न प्रकार के विस्थापन, फैन कॉन्डन प्रिंसिपल, ये सारी चीजें यहाँ पढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कराते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में इलेक्ट्रॉन मूल ऊर्जावस्था से निकलकर उत्तेजित ऊर्जावस्था में पहुंच जाता है, किंतु वह अणु से बाहर नहीं निकलता। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने ये देखा कुछ कंडीशन में या ज्यादा आवृत्ति के जब प्रकाश डालें तो जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर आ जाते हैं, लेकिन जो ऊपर वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो पदार्थ से बाहर निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। और इस प्रकार पदार्थों से या धातुओं से जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है उसे बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, अर्थात प्रकाश के प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। और इनके द्वारा हम विद्युत भी उत्पन्न कर सकते हैं, इसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट। और इससे संबंधित जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये फर्स्ट सेम की 5 यूनिट थी जिसमें हम कितनी प्रकार की कौन कौन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। तो फर्स्ट सेम में पूरा बेसिक ही है सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जो बेसिक अभी बताया हमने, अगर जो बेसिक होता है वो सारा पढ़ने को ही मिलता है। इसके बाद अगले सेम में जब आते हैं तो हमें इन्हीं टॉपिक में और आगे के टॉपिक या फिर हमें और भी आगे जो बेसिक के अलावा है वो सारी चीज पढ़ने को मिलती है। यदि हम एमएससी सेकेंड सेम की बात करें तो इसके सेकेंड सेम में जो पहली यूनिट है वो है हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो भी हमने आपको शुरुआत में चित्र में बताया था कि हमें ये रेडियो तरंगों से प्राप्त होती है। तब हमें इसमें पढ़ना है न्यूक्लियाई स्पिन क्या है, न्यूक्लियाई मोमेंटम पढ़ना है, हमें केमिकल शिफ्ट पढ़ना है और कपलिंग कांस्टेंट पढ़ना है, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग पढ़नी है, इसकी प्रिंसिपल पढ़ना है क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन पढ़नी है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। फर्स्ट यूनिट का नाम है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसकी सेकेंड सेम की जो हमारी दूसरी यूनिट है उसका नाम है एनक्यूआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेसोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनक्यूआर न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल रेसोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी एनएमआर का ही एक पार्ट है। ये माना गया यदि नाभिक गोलाकार शुरुआत में माना जाता था तो गोलाकार जब होता है तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ने बाद में बताया कि यार नाभिक जो है गोलाकार नहीं बल्कि दीर्घवृत्ताकार होता है। मतलब शुरुआत में नाभिक की कक्षा गोलाकार होती है लेकिन इलेक्ट्रॉन की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है। तो ये माना गया कि जब नाभिक स्पिन करते हैं तो इनकी कक्षा यदि इनमें आवेश का वितरण गोलाकार है तो इससे रिलेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एनएमआर होगी। यदि इसकी कक्षा गोलाकार यदि आवेश का वितरण सममित ना होकर असममित हो और इसमें आवेश का वितरण कैसा हो, इलेक्ट्रॉनों के समान दीर्घवृत्ताकार हो, तो उसमें फिर द्विध्रुवी नहीं बल्कि वो चतुर्ध्रुव बन जाता है। उसमें 4 ध्रुव होते हैं दीर्घवृत्ताकार में, ना, लघु अक्ष, दीर्घ अक्ष, तो 2 लघु अक्ष के 2 दीर्घ अक्ष के, तो इसे हम बोलते हैं चतुर्ध्रुवी क्वाड्रुपोल। और इससे रिलेटेड इस स्थिति में इससे न्यूक्लियर से रिलेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एनक्यूआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, क्वाड्रुपोल स्पिन क्या है, क्वाड्रुपोल मोमेंटम पढ़ना है और इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट पढ़ना है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है वो पढ़ना है, इसके भी एप्लीकेशन पढ़ना है।
फिर NQR के बाद हमारी थर्ड यूनिट है ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेसोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जैसा नाभिक में जो प्रिंसिपल के द्वारा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी प्राप्त की गई, उसी प्रकार ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी प्राप्त की गई, थोड़ा सा डिफरेंट है। दोनों में सेम प्रिंसिपल या सेम सिद्धांत के द्वारा ही ये स्पेक्ट्रोस्कोपी प्राप्त की जाती है। ESR में इसका प्रिंसिपल पढ़ना है। प्रिंसिपल पढ़ने के पश्चात इसमें इसका प्रिंसिपल पढ़ना है। इसमें जीरो फील्ड स्प्लिटिंग पढ़नी है। एक जी वैल्यू होती है तो जी वैल्यू पढ़ना है, उसका निर्धारण पढ़ना है। आइसोटोपिक एंड आइसोटोपिक हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट पढ़ना है, तथा इससे रिलेटेड भी और भी हमें इसमें और भी टॉपिक पढ़ने हैं। कौन सी? ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये कौन सी हो गई हमारी तीसरी यूनिट हो गई। हमारी जो चौथी यूनिट है वो एक्सरे डिफ्रैक्शन अर्थात एक्स किरणों का विवर्तन। तो एक्स किरणों का विवर्तन में हमें ब्रेग समीकरण पढ़ना है, ब्रेग की विधि पढ़ना है जो छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, ब्रेग समीकरण, लावे समीकरण पढ़ना है, एक्स किरणों का मेजरमेंट पढ़ना है, इसके प्रिंसिपल पढ़ने हैं कि इसके मतलब किस प्रकार एक्स किरणों का विवर्तन होता है, और भी इससे रिलेटेड और अन्य टॉपिक पढ़ने हैं। 4 यूनिट हो गई। 5 मिनट में है हमारा इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन, है ना। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन। लेकिन ये यूनिट में 2 हैं, एक है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन और दूसरा है न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन। इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन और दूसरा चैप्टर है न्यूट्रॉनों का विवर्तन। तो ये हो गई इसकी 5वीं यूनिट। तो ये फर्स्ट सेम की पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी की 5 यूनिट हो गई। ये हमारी MSc सेकेंड सेम की 5 यूनिट हो गई। तो अब देखें थर्ड सेम में क्या क्या पढ़ना है MSc में। तो थर्ड सेम में भी 5 यूनिट है, और जो हमारी बुक का नाम है वो है थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट। थ्योरी मतलब एक प्रकार से सिद्धांत बोल दिया जाए, लेकिन यहाँ पर जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो बेसिक रूप से नहीं पढ़ना है, बल्कि विभिन्न स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके हमें और आगे के या फिर और उनका आगे अध्ययन करना है। अर्थात जो बेसिक पढ़ चुके हैं तो बेसिक के अलावा और भी उनसे रिलेटेड और अन्य चीजें हमें इसमें जाननी है, उनका अध्ययन करना है। जैसे हम थर्ड सेम में जो पहली है हमारी तो वो है ब्राइवेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन हम ब्राइवेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो पहले फर्स्ट सेम में पढ़े थे उसमें वहां पर पूरा उसका बेसिक प्रिंसिपल था। यहाँ बेसिक प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि ब्राइवेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में पहले ब्राइवेशन में सिमेट्री पढ़ना है, किसी भी अणु की सममिति किस प्रकार सममिति का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है। फिर हमें ब्राइवेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में सममिति जिनकी पढ़नी है तो AB2, AB3, AB4, AB5, AB6 इन प्रकार के अणुओं की सममिति का निर्धारण करना है। AB2 मतलब एक ऐसा अणु जिसमें केंद्रीय परमाणु एक हो और वो 2 अन्य परमाणुओं से अतिव्यापन के द्वारा जुड़ा हो। इसमें एक केंद्रीय परमाणु हो और 3 अन्य परमाणु से वो अतिव्यापन करके अणु का निर्माण करे। एक परमाणु 4 परमाणु से अतिव्यापन करके अणु का निर्माण करे तो इन्हें बोलते हैं AB4, AB5, AB6 टाइप के अणु। इसके पश्चात जो हमारी सेकेंड यूनिट है उसका नाम है ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हमें वही टॉपिक पढ़ने हैं जो हमने सेकेंड सेम में ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़े थे, वही टॉपिक हमें इसमें भी थर्ड सेम में यूनिट सेकेंड में ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ने हैं। इसके बाद हमारी थर्ड यूनिट का नाम है NMR स्पेक्ट्रम ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन सॉल्यूशन। अर्थात हमें अनुचुंबकीय पदार्थों के विलयन अवस्था में NMR स्पेक्ट्रम का अध्ययन करना है। और पदार्थ अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोचुंबकीय 3 प्रकार के ये हो गए, 2 प्रकार के और होते हैं चुंबकीय गुणों के आधार पर।
प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता और इनका NMR स्पेक्ट्रम प्राप्त करना आसान होता है, तथा अनुचुंबकीय पदार्थ जिनमें एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पदार्थों को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और अनुचुंबकीय पदार्थों का NMR स्पेक्ट्रम प्राप्त करना थोड़ा अपेक्षाकृत कठिन होता है तथा इनका स्पष्ट NMR स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होता, अर्थात इनका स्पष्ट NMR स्पेक्ट्रम प्राप्त करना कठिन होता है। इनमें अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन के कारण जो इनका NMR स्पेक्ट्रम है तो अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन उसे ज्यादा फैला देता है, अर्थात ब्रॉड कर देता है, जिससे वो स्पष्ट नहीं रहता। तो हमें ऐसे अनुचुंबकीय पदार्थों के विलयन अवस्था में NMR स्पेक्ट्रम का अध्ययन करना है। तो इसमें कौन कौन टॉपिक पढ़ने हमें, तो हमें इसमें पढ़ना है कांस्टेंट, तो हमें इसमें पढ़ना है कांटेक्ट शिफ्ट, प्रिसूडो कांटेक्ट शिफ्ट, न्यूक्लियर रिलीजेशन पढ़ना है, फैक्टर ऑफ न्यूक्लियर रिलीजेशन अर्थात नाभिकीय विश्राम अवस्था पढ़ना है, जिसे हम न्यूक्लियर रिलीजेशन पर बोलते हैं, और नाभिक विश्राम अवस्था विश्रांति को और नाभिक विश्रांति को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने हैं, तथा प्लेटिनम 195 PT, प्लेटिनम 195 एंड टिन 119 है ना। प्लेटिनम 195 और टिन 119 के हमें NMR स्पेक्ट्रम का अध्ययन करना है विलयन अवस्था में। ये कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। फिर ये हमारी यूनिट थर्ड की, ये हमारी यूनिट थर्ड है। इसके बाद यूनिट फोर्थ है मॉसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक वैज्ञानिक थे मॉसबियर, जिन्होंने एक अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी की खोज की या एक अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे बताया, जिसे हम मॉसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। हमें थर्ड सेम की यूनिट फोर्थ में मॉसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने हैं। बेसिक प्रिंसिपल पढ़ना है, उसके पैरामीटर्स पढ़ना है, जिन्हें हम स्पेक्ट्रल पैरामीटर्स बोलते हैं। ये 2-3 प्रकार के होते हैं। स्पेक्ट्रम डिस्प्ले हमें स्पेक्ट्रम डिस्प्ले पढ़ना है क्या होता है, तथा हमें भिन्न भिन्न प्रकार के मॉलिक्यूलों के लिए मॉसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल अणुओं के गुणों और संरचना का अध्ययन करना है। अर्थात विभिन्न मॉलिक्यूल के लिए मॉसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी प्राप्त करनी है, मतलब उनके मॉसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करना है। यूनिट हमारी फोर्थ हो गई। यूनिट 5 है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉनिक जो स्पेक्ट्रा है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो पूरा बेस है उससे अलग है। यहाँ पर हमें इसमें संकुल यौगिकों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को प्राप्त करना है और उनका अध्ययन करना है। संकुल यौगिक क्या होते हैं, जब धातु आयन लिगेंडों के साथ धातु लिगेंड बॉन्ड के द्वारा क्रिया करके नए यौगिक बनाता है, या जो यौगिक बनाता है उन्हें हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड संकुल यौगिक कहते हैं। और हमें संकुल यौगिकों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम क्या करना है, यहाँ पर हमें संकुल यौगिकों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम का अध्ययन करना है, इसकी यूनिट 5 में, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसके बाद हमारा MSc 4 सेम में हमें कौन कौन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने हैं। तो MSc 4 सेम में पहली है हमारी विजुअल एंड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना, विजुअल एंड UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें कुछ टॉपिक तो वही वाले हैं शुरुआत वाले, जो हमने बेसिक BSc में पढ़े थे, या फिर हमने अपनी MSc फर्स्ट सेम में पढ़ा है, दृश्य और दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी में, दृश्य और विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बाद वुडवर्ड फाइजर नियम पढ़ना है। उसके अलावा कुछ नए टॉपिक पढ़ने हैं, लैम्बर्ट वियर रूल क्या है,
फिर इसमें हमें किसी की इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी में सोलवेंट का इफेक्ट पढ़ना है, और कार्बोनिल कंपाउंड द्वारा प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के बैंडों का अध्ययन करना है कि कार्बोनिल कंपाउंड से कौन कौन या कितने प्रकार के बैंड प्राप्त होते हैं। इसके बाद हमारी यूनिट 2, तो यूनिट 2 का नाम है ब्राइवेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हमें एमएससी में फिर से तीसरी बार ब्राइवेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने को मिलती है 4th सेम में। पहले सेम में है ब्राइवेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरा बेसिक प्रिंसिपल, सेकेंड सेम में नहीं है, थर्ड सेम में है, जिसमें हमें विभिन्न प्रकार की अणुओं की ज्यामिति निकालना है, हमें मेटल प्रोटीनों के लिए रमन स्पेक्ट्रम का अध्ययन करना है ना। और क्योंकि वो भी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब ब्राइवेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर ही आती है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमें किलेट मतलब महत्वाकांक्षी लिगेंड जिसे हम बोलते हैं किलेट बोलते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। और यहाँ पर हम जब ब्राइवेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी निकालेंगे तो बेसिक प्रिंसिपल पढ़ाने के बाद यहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार के कंपाउंड जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, एनहाइड्राइड, एरोमेटिक यौगिक, एमाइड, एस्टर आदि इन सभी यौगिकों की ब्राइवेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि ये इनकी ब्राइवेशन फ्रीक्वेंसी अर्थात कितनी आवृत्ति में ये कौन कौन कंपन प्राप्त होते हैं, उन कंपनों के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। जैसे हमने बताया कंपन 2 प्रकार के होते हैं, तनन कंपन ये 2 प्रकार के होते हैं, सम्मित और असम्मित कंपन। दूसरे होते हैं बंकन कंपन, ये 4 प्रकार के होते हैं, सिजरिंग, बेकिंग, रॉकिंग, ट्विस्टिंग। तो ये बंकन कंपन जो होते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी में होते हैं। तो हमें ये निकालना है कि इन यौगिकों में कौन कौन कंपन होते हैं, वो कितनी फ्रीक्वेंसी में प्राप्त, वो कितनी फ्रीक्वेंसी में होते हैं, उनका अध्ययन करना है, उनमें विभिन्न प्रकार के कंपनों की फ्रीक्वेंसी का। इसके बाद जो हमारी अगली यूनिट है, अगली यूनिट हमारी जो है वो है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन सॉल्यूशन। ये हमारी थर्ड सेम के ही सेम है, जो थर्ड सेम में है पढ़ने को मिलती है हमारी यूनिट सेकेंड में, वही यहाँ पर हमें यूनिट थर्ड में पढ़ने को मिलती है 4th सेम में। दोनों में सेम ही टॉपिक है, जो टॉपिक वहां पढ़ने हैं वही टॉपिक यहाँ पढ़ने हैं हमें। इसके बाद हमारी यूनिट 4 आती है, यूनिट 4 का नाम है 13C NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो हमने शुरुआत में बताई थी। अर्थात हमें NMR मतलब एक न्यूक्लियर रेसोनेंस, एक नाभिक के लिए NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी प्राप्त करनी है, अध्ययन करना है। नाभिक कौन सा है, कारण परमाणु का, कौन सा लेना है जिसका परमाणु भार 13 हो, क्योंकि कारण परमाणु 3 रूप में पाया जाता है, मतलब उसके 3 प्रकार के परमाणु भार के साथ होता है वो C12, C13, C14। तो हमें C13 के लिए पढ़ना है ना। C12 और जो 14 होते हैं ये NMR स्पेक्ट्रम नहीं देते, ये NMR स्पेक्ट्रम सक्रिय होते हैं, केवल C13 ही NMR सक्रिय होता है। तो इसके लिए NMR स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें केमिकल शिफ्ट क्या है, स्पिन स्प्लिटिंग पढ़ना है, युग्मन विपाटन जिसे कहते हैं, कपलिंग कांस्टेंट पढ़ना है, जैसे हम क्या बोलते हैं युग्मन स्थान पढ़ना है। और ये क्या हो गया हमारी यूनिट 4 हो गई। यूनिट 4 के बाद लास्ट है हमारी मास स्पेक्ट्रोमीट्री। ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं, यहाँ पे स्पेक्ट्रोमीट्री है। स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब किसी भी स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने की तकनीक, या किसी भी स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने के लिए हम जब जिस उपकरण का उपयोग करते हैं तो वह उपकरण कौन सी तकनीक पर डिपेंड है, या उस उपकरण के द्वारा स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने के लिए कौन सी तकनीकी या विधि का हम क्या करते हैं, कौन सी तकनीकी पर वो डिपेंड है, कौन सी तकनीकी का हम यूज करते हैं स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने के लिए, उस तकनीकी को बोल देते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपी, या उस तकनीकी को हम बोल देते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोमीट्री जो है स्पेक्ट्रोमीट्री, और जो स्पेक्ट्रोमेट्री है तो स्पेक्ट्रोमेट्री मतलब ये पूरी प्रोसेसेस है, अर्थात ये स्वयं एक पूरी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी अणु के आयनों का भार ज्ञात करके उस अणु के गुणों और संरचनाओं का अध्ययन कर सकते हैं।
इसमें एक उपकरण होता है जिसमें कई पार्ट होते हैं। हम उस उपकरण में किसी भी पदार्थ को लेकर उसे आयनों के रूप में डिवाइड करते हैं, फिर इन आयनों को एक निश्चित कोण पर विक्षेपित करके एक डिटेक्टर में प्राप्त करते हैं, और फिर उसके द्वारा जिस कोण पर वो विक्षेपित हुए हैं उन कोण के आधार पर उनके मास का निर्धारण करते हैं, और आयनों के मास द्रव्यमान के द्वारा हम उस पदार्थ या अणु के गुणों और संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। और इस प्रोसेस को ही हम इस पूरी प्रोसेस को मास स्पेक्ट्रोमेट्री बोलते हैं। तथा स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोमेट्री में एक अंतर ये और होता है कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रकाश का उपयोग करते हैं, जबकि स्पेक्ट्रोमेट्री में हम किसी प्रकार के प्रकाश का उपयोग नहीं करते। तो हमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री में इसका पूरा बेसिक प्रिंसिपल पढ़ना है। प्रिंसिपल के बाद इसमें उपकरण का वर्णन पढ़ना है, इसमें फ्रेगमेंटेशन पढ़ना है, इसमें फ्रेगमेंटेशन पढ़ना है, इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़नी है, तथा इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है कि किसी सिंपल मॉलिक्यूल के गुणों का अध्ययन हमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी अर्थात अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा करना है। दृश्य विजुअल और पराबैंगनी विजुअल और UV स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा करना है, हमें NMR के द्वारा करना है, और मास स्पेक्ट्रोमेट्री द्वारा करना है। अर्थात किसी सिंपल मॉलिक्यूल का एक से अधिक स्पेक्ट्रोस्कोपी या तकनीकी के द्वारा उसके गुणों का अध्ययन करना है। और इसके पश्चात आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेस बताया, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है BSc में, और स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरुआत कहाँ से हुई, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसका रिलेशन किससे है। BSc में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के कौन कौन टॉपिक पढ़ते हैं और क्या क्या पढ़ते हैं, और MSc में फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम में कौन कौन स्पेक्ट्रोस्कोपी, हम कौन कौन प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। और यदि आप लोगों को इसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप उसे नीचे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। यदि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।